ऑफिशियली वेलकम कर रहा हूँ श्रेय इस सेशन में, तुम्हारा भी, सारे स्टूडेंट्स का भी। 2025 जो मेंस है उसका ये पहला सेशन है। मीटिंग तो हो चुकी थी जिस पे हमने 7-8 हमारी जो फैकल्टीज उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए थे मेंस कैसे पढ़ा जाए। पर अभी कुछ समय पहले पता चला है आंसर की आई है। मैं बाहर था बट सेशन पहले अनाउंस हो गया था। सेशन का आज का जो उद्देश्य है वो GS 1 के जो प्रश्न हैं 2024 के उनको चर्चा करेंगे। चूँकि श्रेय खुद सोशियोलॉजी ऑप्शनल इनका रहा है, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया 24 वाला, 25 का मेंस लिखा है। श्रेय का पहले आई थिंक फिजिक्स ऑप्शनल था IIT बैकग्राउंड होने की वजह से, बट इन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया, सोशियोलॉजी किया। जैसे इससे पहले हमारी फैकल्टी स्नेहल मैडम थी, वो भी इंजीनियर थी बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल था उनका। तो ऑप्शनल इनका सोशियोलॉजी है, तो सोसाइटी पे इनकी समझ ज़्यादा पुष्ट है और इसीलिए GS 1 में सोसाइटी के प्रश्नों पे कुछ ये चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। आज मैं भले आप लोगों के सामने ज़्यादा समय से उपलब्ध हूँ, उसके बावजूद भी जब टेक ऑफ और टेक ऑन करना होता है ना, लैंडिंग करनी होती, टेक ऑफ और लैंडिंग करनी होती है, तो जो सबसे सीनियर पायलट होता है वो सीट पे आता है एयरक्राफ्ट में, ये तो पता ही होगा। और बाकी दूरी में, बाकी बीच में जो को पायलट है वो बहुत शानदार तरीके से उड़ाता है गाड़ी। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं पायलट की भूमिका निभाऊंगा, अदरवाइज श्रेय इसको ड्राइव करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इनका जो अनुभव है, इनकी जो समझ है, अच्छे स्कोर है, लगातार मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, उसका आपको भी सदुपयोग, उसका आप लोग को भी फ़ायदा हो। बट उसके पहले आंसर की पे बात करते हैं। जो कट ऑफ है, पहली चीज़ तो जो प्रेडिक्शन है लोगों का, पंडितों का, है ना, और बाद में कहते हैं मैंने कहा था +-2। अच्छा, वो +-2 लगाते हैं, वो रेंज आज तक नहीं समझा। +-3 कोई नहीं लगाता, +-4 कोई नहीं लगाता, +-2 जितने कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले हैं मैंने देखा हमेशा +-2 ही करते हैं। जैसे वेरिएशन मैक्सिमम 2 नंबर का होगा या 2 क्वेश्चन का होगा, वो एक आज तक आधार मुझे समझ में नहीं आया। तो पहली चीज़ तो मैं कट ऑफ पे प्रोडिक्शन करता नहीं। कट ऑफ पे सुना है बहुत लाखों में लोगों के व्यूज जाते हैं, बट अपने को कट ऑफ पे प्रोडिक्शन नहीं करना, तो वो नहीं करना। अब हाँ, MPC तो कट ऑफ पे प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो एक दस्तूर है, परंपरा है कि एक समझ होनी चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। उस असेसमेंट के लिए जितनी कट ऑफ जाती रही पिछले सालों में, मान लो 90 जाती रही है, ठीक, 85 जाती रही, 88 जो भी जाती रही, मैं गोथ्रो नहीं हुआ कट ऑफ से, ठीक। तो जो भी जाती रही है उसके हिसाब से अगर आपके उसके 5-7 मार्क्स नीचे भी बन रहे हैं तो उतना उलटफेर तो होता ही है। फिर ऊपर वालों के साथ भी उलटफेर होता है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले बचे रह जाएंगे, इससे इम्यून रहेंगे, उनका भी उलटफेर होगा। फिर भी मेरी राय जो पहले थी वहीं अब भी है, यही बात श्रेय को भी है, यही बात सबको पता है जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं साथ में, कि आप अगर प्रीलिम के रिजल्ट का इंतज़ार करोगे, उसके बाद प्रीलिम शुरू करोगे, तुलनात्मक रूप से आपको समय कम मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग कहेंगे अभी 10 दिन में आ जाएगा। अरे भाई, रिजल्ट अगर 20 दिन में भी आता है, 15 दिन में भी आता है, तो भी आपका समय ही जा रहा है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो भी आपको प्रीलिम नहीं पढ़ना है अभी, तो भी आपको मेंस ही पढ़ना है। अंत में जीवन में तुम यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आए हो, रैंक हासिल करने के लिए आए हो, तो रैंक हासिल करने के लिए आए हो, मेंस क्वालिफाई करने के लिए आए हो, तो मेंस तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर प्रीलिम नहीं होता है तो प्रीलिम भी साथ साथ पढ़ लेना। अभी 1 घंटे प्रीलिम पढ़ना, 1.5 घंटे पढ़ना, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा स्पीड बढ़ा देना, समय बढ़ा देना। उसके लिए सबसे अच्छा जो एक विकल्प सुझाया था, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि लोग फिर बोलेंगे कि प्रीलिम होते ही लोग कहते हैं कि भाई हमारा देखो असेसमेंट है कि कट ऑफ इतना नीचे जाएगा ताकि सारे लोग एडमिशन ले सको। ऐसा कोई असेसमेंट नहीं, मैं कोई कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सबको मेंस पढ़ना है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 80 के नहीं ऊपर वालों को पढ़ना है, या 75 के ऊपर वालों को पढ़ना है, या 90 के ऊपर वालों को। मैं कह रहा हूँ मेंस सबको पढ़ना है, और सबको मेंस पढ़ना है इसलिए है क्योंकि मेंस आज नहीं तो कल देना ही देना है। प्रीलिम में कोशिश की थी, शानदार कोशिश की। पहली बार जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो अकेला था, संसाधन नहीं थे, टीम नहीं थी, तो उस हिसाब से आपका कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी हो बायोलॉजिकल गेसिंग के माध्यम से तब किया। इस बार फुल फ्लैश तरीके से आपको लेक्चर्स हुए, आपके टेस्ट सीरीज हुए, लर्निंग सीरीज जिसे कहते हैं, आपको शेयर किया है PDF, उसकी इमेजेस डाल के पूरा चैनल पे गंद नहीं मचाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हैं। करंट अफेयर में तो सफलता आपने देखी, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आए। औरों के आए होंगे मुझे नहीं पता, बट कम से कम हमने 600-700 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन जो दिए थे उसमें से करंट अफेयर सारे आ गए। ये अपने आप में एक संतोष का विषय है। बाकी तो प्रयास इसीलिए होता है कि क्वेश्चन आ जाए, उसकी बहुत ज़्यादा डंका बजाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात यह है कि प्रीलिम तो हम
एक तरीके से फिर से शुरू ही करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए जिस तरीके से लर्निंग सीरीज और करंट अफेयर का रिसर्च किया वो वैसा ही एक नया टीम फॉर्म करेंगे। बट मेंस जिसकी तैयारी हम 2 महीने से कर रहे थे कि भागीरथ प्लस 2024 में जैसे सफलता मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, चूंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, सफलता इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सीधे सीधे जो आए, कैपेसिटी बिल्डिंग के, लोगों का भला किया, उसका एक नया एक्सीलेंस, एक नए मुकाम तक पहुँचे। इसके लिए टीम में जितने भी हो सकता है क्षमता है, मानवीय मैं भी हूँ, मैं कोई नॉन बायोलॉजिकल तो हूँ नहीं, तो जब मानवीय हूँ तो उस हिसाब से जितनी समझ थी अच्छी फैकल्टीज़ को ला करके अच्छा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंटेंट बनाता है, दूसरा रिव्यू करता है, फिर वैलिडेशन होता है, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, और उस हिसाब से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में इस बार भगीरथ प्लस का जो शुरुआत है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ऐसे है, पिछली बार सीधे हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जनवरी 3 से हमने स्टार्ट कर दिया था। इस बार हमने सोचा है कि पहले 2024 का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितना भी PYQ है अब तक 2018 से 24 तक जो शोध श्रृंखला थी, मेंस PYQ की शोध श्रृंखला, उस शोध श्रृंखला को हम चर्चा करेंगे, ताकि ये समझ पे आए कि भाई सवाल कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको PYQ की समझ अगर हो जाएगी, मैं कहता हूँ PYQ की भक्ति करो, क्या प्रीलिम क्या मेंस, PYQ बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में भी ट्रांसक्रिप्ट काम ही आता है। तो PYQ की समझ डेवलप हो जाएगी और उसके लिए सेशंस होंगे, रोज ही होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस नहीं रटा होता है अधिकतर लोगों को। आप देखो टॉपर्स और नॉन टॉपर्स में अंतर क्या होता है, इवन जो मेंस क्वालिफाई करते हैं नहीं क्वालिफाई करते हैं उनमें अंतर क्या होता है। हर सिंसियर स्टूडेंट को मेंस टिप पे रटी होती, लेकिन हाँ अंजलि बात करेंगे, लेकिन जो बहुत नॉन सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है। जब सिलेबस नहीं पता होगा तो लिंकेजेज एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई उस हिसाब से नहीं कर पाते। तो हम PYQ की शोध श्रृंखला जो है मेंस की, उसको हम पहले चर्चा करेंगे। जो 2024 का मेंस का पेपर हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम सिलेबस के एक एक टॉपिक को, न सिर्फ शानदार कंटेंट होगा बल्कि बहुत शानदार लेक्चर होगा, सब कुछ हम कराएंगे। आज शुरुआत करेंगे GS1 से। GS1 में जो PYQ हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है, अगर मैं दिखाऊं आपको, जो भी इंद्रधनुष और भगीरथ के उसमें है, ग्रुप में है, उनको पहले ही प्रश्न शेयर कर दिया गया है। मेन चैनल पे प्रश्न नहीं शेयर किया जा सका है, इसलिए मैं अभी दिखा देता हूँ। और वो प्रश्न जो है आपको हम चैनल पे डाल ही दे रहे हैं, और इससे क्या होगा, आप देख करके उसको सोच सकेंगे। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूँ। 2018 से 2024 का हम PYQ भी बनवा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 18 से 24 दिख रहा है, बट ये जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे नीचे, ये सब 2024 के प्रश्न हैं। हमने कुछ प्रश्नों को हटा दिया है चूंकि बहुत ही निहायत ही फैक्चुअल थे, और फैक्चुअल प्रश्न में क्या सीखना है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो का कोई मतलब नहीं। तो जितने भी प्रश्न हैं 2024 में और जो डिस्कस करने लायक हैं वो यहाँ पे दिए गए। ये कंटेंट है, कंटेंट को श्रेणी ने तैयार किया है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। बाद में आपको अलग अलग हिंदी और अलग अलग अंग्रेजी में मिल जाएगा। ठीक, तो करना ये है। अभी डिस्कशन कैसे होगा, डिस्कशन का उद्देश्य क्या है कि ये स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाया जाएगा, और ये प्रश्न आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे से आंसर हटा करके हम खाली प्रश्न वाला PDF शेयर कर दिया करेंगे रोज, और आपको 2 मिनट लेना है, 2 से 2.5 मिनट लेना है। अब 2 से 2.5 मिनट किस लिए लेना है, 2 से 2.5 मिनट चिंतन करने के लिए लोगे। और 2.5 मिनट क्यों लोगे, एग्जाम हॉल में आपको आधे मिनट मिलते होंगे आंसर सोचने के लिए, स्ट्रक्चर सोचने के लिए। यहाँ हम आपको 2.5 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे, ताकि इस प्रश्न को अगर आपको एग्जाम हॉल में मिला होता, आपको कुछ ना आता, मैं जानता हूँ कुछ नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं प्रीलिम वगैरह दे चुके हैं और कुछ कई मेंस भी दे चुके हैं, तो जब आपको जो भी आपके पास उपलब्ध जानकारी थी, उस उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते, अप्रोच क्या होता, क्वेश्चन की डिमांड जो कोर डिमांड है, डायमेंशन है, उसको आप कैसे एड्रेस करते, पॉइंट तो छोड़ दीजिए, स्टफ कंटेंट तो छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर और अप्रोच क्या होता, उन सबको आप सोचोगे। मैं पॉज कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में तो पॉज 1 सेकंड का ही खाली रहेगा, लेकिन एक्चुअल में 2-2.5 मिनट का रहेगा। और जब आप सोच चुके होगे तब से कुछ प्रश्नों पर मैं या हम दोनों चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसे आंसर लिखा जा सकता था, इसमें ऐसे सोचा जा सकता था। ये काम हम 2024 के सभी पेपर्स पर करेंगे।
आज GS1 किया है, कल हम निबंध में जा रहे हैं करने के लिए न्यू विमेन का जो कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है भारत में, उस पर मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा, लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। और बाकी GS 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद PYQ मेंस जो शोध श्रृंखला है कंप्लीट हो रही है उस पर बात करेंगे, तब आपको सिलेबस की पूरी समझ हो जाएगी। और सिलेबस की पूरी समझ होने के बाद फिर हम फुल फ्लेज एक एक टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे। ये इस बार की स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो श्रेय क्वेश्चन में दिखाता हूं और जैसे 2 मिनट होगा टाइमर आप सेट करो। श्रेय आप ही क्वेश्चन दिखाओ, टाइमर सेट करो। ठीक है, आप ही दिखाओ, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं भैया। पायलट आप। श्रेय बस स्टार्ट करो। जो भी रिकॉर्डिंग को सुनेगा, एनरोल्ड स्टूडेंट, नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट, उसके लिए एक ही बात है, GS के सभी पेपर का, सभी टॉपिक पे, सभी सब टॉपिक पे, सभी करंट अफेयर पे एक एक बात पढ़ाई जाएगी। हर चीज़ का नोट्स मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन दरअसल 2024 के भगीरथ प्लस में सब कुछ पढ़ाया गया। मुझे एक जो आज भी एक समझ में आता है कि मुझे शायद पहले PYQ को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इससे क्या होता कि लोग समझ पाते सिलेबस क्या है, लोग समझ पाते एक्चुअली में पढ़ना क्या है, जाना कहाँ है। एक आइडिया मैप अगर आ जाएगा मंजिल तक का कि इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, तो उसके बाद बड़ा जीवन आसान हो जाता है। अभी श्रेय आप स्टार्ट करो, क्वेश्चन दिखाओ, 2 मिनट 2.5 मिनट दो, इनको सोचेंगे, मैं पॉज करता हूँ और उसके बाद में डिस्कस करो। ठीक। अब ये बताइए कितने क्वालिटी पॉइंट जनरेट करने की कोशिश की है कि हाँ आपको लगता है कि इसमें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, ठीक है। सो तीन चार बातें आपने कही, क्योंकि इसका मेन कारण मैं बताता हूँ। और मैं ये बताता हूँ कि क्लास के एंड तक आते आते, अभी 101 लोग बैठे हुए हैं, क्लास के एंड तक आते आते ये जनता आधी हो जाएगी। क्योंकि आज हम कह रहे हैं कॉपी पर निकाल कर सोचने के लिए, और उसमें लगती है मेहनत, उसमें लगता है टाइम, उसमें लगता है अपनी आपकी एनर्जी। सिर्फ क्लास करने से तो सब लोग कर लेंगे, 100-150 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन जब आपको पेन उठानी पड़ेगी, हम आपसे एक्टिवली एंगेज कराएंगे, आपसे सोचने के लिए कहेंगे, तो ये क्लास अपने आप आदि हो जाएगी। और ये देख लीजिएगा, ये हमेशा एक्सपीरियंस है। ये चीज शुरू हो गया लोग छोड़ना अभी, तो ठीक है। मैं ज्ञान से आगे बात करता हूँ इस बारे में। अगर हम इस पे अप्रोचेस लगाते हैं, कुछ हम सोचते हैं कि इसको कैसे अच्छे तरीके सोचा जाता था, तो हम इसमें GS वाइज अप्रोच लगाएंगे। यही चीज हम लोगों ने बता रखी है कि हम किस क्वेश्चन में GS वाइज अप्रोच लगाएंगे, किसमें स्टेक होल्डर लगाएंगे, किसमें क्रोनोलॉजी वाइज लगाएंगे। ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के बाद समझ में आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें हम GS वाइज अप्रोच लगाएं कि GS के जो सिलेबस है, आपको मोटा मोटा आइडिया तो होता ही है कि किस GS सिलेबस में क्या क्या है। तो हम इसमें GS1 का सिलेबस देख लेते हैं, GS2 का देख लेते हैं, GS3 का देख लेते हैं, और सोचने की कोशिश करते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि इसी टाइम इसी ऑर्डर में लिखना है, बट GS1 में हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री तो इसमें वैलिड नहीं आएगी, सोसाइटी है। GS2 में हमारे पास क्या है, पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, जिसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। GS3 तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो सिलेबस है जिसमें जो जो GS1 GS2 में नहीं डाल पाया वो सब कुछ GS3 में डाल दिया। तो ठीक है, GS3 में इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर आपको इन सब पे एक एक पॉइंट मिल जाए, एक एक दो दो पॉइंट मिल जाए, ज्योग्राफी पे आपने एक दो पॉइंट लिख दिए, सोसाइटी पे लिख दिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस लिख दिए, हेल्थ एजुकेशन पे एक दो पॉइंट लिख दिए, आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से 12 पॉइंट तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। अब बस आपको ये समझना है कि कैसे इसके आगे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्योग्राफी में अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला पॉइंट होना ही चाहिए, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग के बारे में। आप इसमें अर्बन मोबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। सोसाइटी में आप इंक्लूसिवनेस की बात कर सकते हैं कि जो इंक्लूसिव अर्बन ग्रोथ होगी, जिसमें हम लोग डिजिटल गवर्नेंस कैसे इंक्लूसिविटी ला सकता है। अभी हम सिर्फ मोटे मोटे कीवर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप एग्जांपल दे सकते हैं I4C का, मतलब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। डिजिटल सर्विसेज, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। हेल्थ में आप टेलीमेडिसिन के बारे में बात कर सकते हैं। एजुकेशन में आप स्मार्ट स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं। इकोनॉमी की जहां तक बात है, इकोनॉमी में आप PPP मॉडल ऑफ अर्बन ग्रोथ बात कर सकते हैं।
म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको कुछ कुछ पॉइंट पता होंगे, कुछ नए लग रहे होंगे। अभी सिर्फ शांति सुनिए कि इसमें कैसे आप जो आपको आता है और जो आप नए सीख रहे हैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज वे में आप कम से कम टाइम में सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में, एनवायरमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बात कर सकते हैं, प्लास्टिक रूल्स के बारे में बात कर सकते हैं, पूरा जो एक सप्लाई चेन होती है वेस्ट मैनेजमेंट की उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्लीन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें आप मेट्रो के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें आप फेम स्कीम जो है ई व्हीकल के लिए उसके बारे में बात कर सकते हैं। फेम स्कीम मुझे पता है कि जितने लोगों ने प्री दिया होगा सबने पढ़ा होगा, बट क्या आप यहाँ पे सोच पा रहे हैं, क्या यहाँ पे आप वहां इसी को डाल पा रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो भी तैयारी करता है वो सुनता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो बहुत सारे रूल्स प्लास्टिक के, ई वेस्ट के, सॉलिड वेस्ट के अलग अलग आते हैं, बट उसको क्या यहाँ पे आपने सोच पाया इतने 2 मिनट में? और हमने तो यहाँ पे 2 मिनट दिए थे, वहां पे आपको आधे मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा सोचने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको पता होगा कि अर्बन फ्लडिंग का जो इश्यू है उसके मैनेजमेंट में, अगर आप में से कोई भी गुड़गांव गया होगा तो आपको पता होगा कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन कितनी बुरी है वहां पे। थोड़ी सी बारिश होती है वहां पे स्टार्ट हो जाता है फ्लड होना। तो सीवर मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कियोस्क होते हैं, अगर आपने कोई मेट्रो सर्विस यूज किया होगा तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इससे ज्यादा पॉइंट आप ना लिख पाएंगे ना वहां पे टाइम रहता है इतना। ये पहला क्वेश्चन था। तो इसमें आपने कहा कि 12-13 पॉइंट्स तो आप अगर एक अप्रोच यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली आ जाएंगे। क्लीन एनर्जी, सोलर पैनल्स, अब आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि अरे यार जो सूर्य योजना है वो भी लिख सकते थे इसमें। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे अभी तक मैंने। अब मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में। अच्छा, एक बात और, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी, आप इसके पीवाईक्यू दुकान में देख लीजिए जीएस 1 का। गो एट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने इसको काफी इलेबोरेट तरीके से दिया है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जितने भी हम लोग इस कोर्स में पीवाईक्यू डिस्कशन के कोर्स में हम आंसर डिस्कस करेंगे वो मॉडल आंसर नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये आप आंसर वहां लिख पाएंगे। वो इलेबोरेटेड इसलिए है कि आप उसका 50% भी डिटेल करके अगर वहां लिख रहे हैं तो आपको मतलब अंडर 100 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इंट्रो कंक्लूजन हमने ऐसे दे रखे हैं जिसको आपको वहां पे कॉपी पेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इंट्रो कंक्लूजन हम लोग रेडीमेड तैयार कर रखे हैं। बाकी कंटेंट जो है, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट करते हैं तो इससे आपके दो काम होंगे, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आप आंसर सीखेंगे, और दूसरा जो भी क्वेश्चन हम लोग पिकअप कर रहे हैं एनालिटिकल नेचर के और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ पे पहले ही मिल जाएंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है तब भी आप उसका आंसर लिख सको। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी इन गवर्नेंस में मैंने बताया था I4C के बारे में। फिर और हम लोगों ने फिर, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आंसर राइटिंग का जो सबसे परफेक्ट अप्रोच है वो ये है कि आप कीवर्ड लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल के पीछे हम परेशान रहते हैं और हम कीवर्ड भूल जाते हैं, हम अपना आर्ग्यूमेंट भूल जाते हैं। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बारे में है, तो हम लोगों ने उसी फॉर्मेट में इसे दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे I4C के बारे में बात कर सकते थे पॉलिटी इन गवर्नेंस में। इकोनॉमी में मैंने बताया स्मार्ट सिटीज कैसे डिजिटल सिंगल विंडो यूज कर सकती हैं, पीपीपी मॉडल यूज कर सकती हैं। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का फ्रेमवर्क है उसके बारे में मेंशन हो सकता है। सोसाइटी में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इंक्लूसिवनेस, आई मीन कैसे जो वीकर सेक्शन है, हमारे टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शन का, उसके कैसे कैसे अर्बन स्मार्ट सिटी उनके नीड्स को कैसे केटर कर रही है उनके बारे में हो सकता है। ज्योग्राफी में अर्बन प्लानिंग के बारे में, जिसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पैन आईसीटी सॉल्यूशंस के बारे में है। उसके बाद एनवायरमेंट, क्लीन एनर्जी एंड वाटर एंड वेस्ट एंड एनर्जी के बारे में है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें 100% सोर्स सेग्रीगेशन की बात की गई है। अगर आपको पता हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सबसे इजी स्टेप जो होता है वो सोर्स होता है। अगर कचरा जो हो वो जहां पे जनरेट हो रहा है वहीं पे अलग अलग कर दिया जाएगा तो सबसे आसान हो सकता है उसको उसका ट्रीटमेंट। उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अर्बन मोबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और फीचर बता देता हूँ, हमने जहां भी स्कीम या डेटा वगैरह यूज किया है हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जगह हमने जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको उसका एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है। जैसे कि आपको डाउट ना कि आप कोई डेटा यूज कर रहे हैं या कोई फैक्ट यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअली कहीं से ऐसे ही तो नहीं उठा लिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि एसओपीज जो है वो एनडीएमए गाइडलाइन से अलाइन होनी चाहिए। हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी के बारे में बात हो रही है कि I4C यहाँ भी। टेलीमेडिसिन नोट्स के बारे में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, आपने गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट सुना होगा।
कि जो कभी भी एक्सीडेंट होता है उसमें जो फर्स्ट आर होता है वो हमेशा गोल्डन आर होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसी की जान बचाने की। तो उसको कैसे मैनेज करना है हमारी स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे यूज होगा। तो यही है। अब आप स्मार्ट सिटी का जो कंक्लूजन है वो एक एसडीजी बेस्ड कंक्लूजन ले सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे और तरह के इंट्रो और तरह के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। सर आपको कुछ कमेंट इस पे बीच में? नहीं श्रेय, मुझे लगता है कि पर्याप्त है ये जो तुमने सजेस्ट किया। कंटेंट तो बहुत सारा है, उन सबके सोर्सेस भी हैं जो भी गवर्नमेंट की साइट से या न्यूज़पेपर के एडिटोरियल हैं पढ़ने लायक हैं, वो सब भी है। I4C बताया ना, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बताया ना आदित्य, तो वो सब कुछ है। ये आपको तो कंटेंट मिल ही जाएगा, आप उसे देख लेना। असली जो खेल है यहाँ पे वो ये है चिंतन का, असली खेल है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। क्योंकि आप इतना पढ़ते हो, साल भर इतना पढ़ते हो, और कई बार तो कचरा पढ़ते हो, तो अच्छा खाना है, स्वस्थ रहना है, लेकिन साथ में जो खा रहे हो उसको चबा चबा के खाना है ना। चबा चबा के नहीं खाओगे तो पौष्टिकता शरीर में जाती नहीं। तो ये चबा चबा के खाने के पहले आपको चिंतन करना है, ठीक। और चिंतन तब कर पाओगे जब आप सोचोगे, सोचना सीखना है। मछली देने से अच्छा मछली मारना सिखाना है। तो पहला सवाल मुझे लगता है पर्याप्त इस पे कंटेंट हो चुका है। अगला सवाल आई थिंक महासागर वाला है, इस बार ओशियन वाला। श्रेय उस पर भी आप ही चर्चा करो, फिर उसके बाद वाला मैं ठीक देखूंगा, है। ठीक। तो वहीं फिर से 2 मिनट से 2 मिनट का टाइम दो इनको लिखने के लिए। और जब ये लिख लें, जैसे सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ ओशियंस फॉर ह्यूमंस। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपीपीसीएस खुद को इवॉल्व कर रहा है। तुम इवॉल्व नहीं कर रहे हो बात अलग है, मतलब तुम में से बहुत लोग कर रहे होंगे, नाराज मत होना। बट अधिकतर स्टूडेंट इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं इवॉल्व करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ रटता है। अब नाम नहीं लूंगा, कुछ पोथियां प्रीलिम में रटते हैं, कुछ पोथियां मेंस में रटते हैं, पीडीएफ का कचरा चाटते हैं। तो वो पीडीएफ का कचरा जब तक चाटोगे कुछ नहीं होगा। चिंतन करना सीखना है, फिर उसके बाद में कैसे सोचना है, फिर अच्छा कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट फिर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। यही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। और शुरुआत, वो जो ये जो समय है ना, ये समय कहीं अलग से नहीं आएगा, ये समय अभी है। प्रीलिम के रिजल्ट के बाद या प्रीलिम पास कर लोगे तब वो मुहूर्त नहीं आता है। पंडित ने अभी भद्रा नहीं बताया है, यही सही है, यही सही मुहूर्त है। अभी दूसरा क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट का समय मिल रहा है, फिर उसके बाद इस पे कीवर्ड पे चर्चा करेंगे। जो श्रेय ने बताया शुरुआत में, उसमें अगर फिर से मैं समराइज करूं, तो वो सिलेबस का जितना भी डायमेंशन हो सकता है, जितनी भी स्मार्ट सिटी के इर्द गिर्द चीजें, चाहे इकोनॉमी से हो, एनवायरमेंट हो, आखिर स्मार्ट सिटी करता क्या है? सबसे पेट एग्जाम्पल तो कोविड था। ये लड़का मान नहीं रहा है। सबसे पेट एग्जाम्पल तो कोविड था कि कोविड में बहुत शानदार तरीके से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसे हो, मॉनिटरिंग कैसे हो, कंटेनमेंट कैसे हो, जो भी रिसोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट कैसे हो, रियल टाइम पे कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कैसे हो। स्मार्ट सिटी मिशन एंड स्मार्ट मैनेजमेंट पेव्ड द वे फॉर, श्रेय भी म्यूट किया, बाद में अनम्यूट कर लेना खुद को जब बोलना होगा। तो पेव्ड द वे फॉर स्मार्ट मैनेजमेंट। तो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य ये नहीं है कि बड़े अट्टालिकाएं बना दी जाएं या ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट सारे डेवलप कर दिए जाएं। भारत सरकार ने शुरुआत में सोचा था कि ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएं, बट इतने पैसे तो शहर थे नहीं हमारे पास कि नए शहर बसा दिए जाएं। 1,64,000 करोड़ रुपए टोटल स्मार्ट सिटी पर खर्च किए गए हैं अब तक, जिसमें से आई थिंक 1,48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। तो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य था जीवन, ईज ऑफ लिविंग कैसे इंश्योर करना है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के गवर्नेंस तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये उद्देश्य था स्मार्ट सिटी मिशन का। तो ये उद्देश्य समझना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं, जो आर्गुमेंट हैं, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे वो सिटी मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट का हो, चाहे मोबिलिटी का हो, चाहे एज ऑफ लिविंग का हो, उन सब को आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा और जो आपने पढ़ा है उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तभी ये आंसर आप लिख पाओगे। अगला आंसर लिखो, बहुत स्टेटिक है, बहुत बेसिक है, दिखाओ श्रेय टाइमर। मनुष्यों के लिए सागरों का, महासागरों का क्या उपयोग है? सबको आता है पॉइंट, पता है, सबको ही आता है, बट सोचोगे कैसे, है ना? तो सोचो, लिख कैसे सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 मिनट आपको मिल रहा है, म्यूट कर रहा हूं। कितने कितने क्वालिटी पॉइंट्स आपको लगता है आपने जनरेट किए हैं?
ठीक है, 5-6, 5-6, 5, किसी ने 7-8, श्रेय, मैं चाहूंगा सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मेरी इच्छा है कि ये लोग पॉइंट तो जनरेट कर रहे हैं, बट वो पॉइंट कितने वैलिड हैं, तो बेटर होगा ये अपने पॉइंट्स भी टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालें, एक दूसरे से वो सीख सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा लोग हैं अभी, सॉल्व हो ज्यादा जाए, लेकिन ठीक है, आप नहीं, डालिए हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। जो भी कोई पॉइंट जनरेट कर रहा है वो चाहे तो लिख दे, एक दूसरे से वो लर्न कर सकते हैं, बाकी तो हम कंटेंट दे ही रहे हैं। फिर वो कमेंट में बात होना शुरू हो जाती है, मुझे ठीक, पता चलेगा है। फिर, ठीक है, चलेगा, ओके ओके वो आपस में डिस्कशन शुरू हो जाता है। खैर, तो इस पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस? अच्छा, अब ह्यूमंस के लिए बोला गया है। अब ह्यूमंस तो अपने को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो हम इसमें जो अप्रोच यूज करेंगे वो है स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करने की कोशिश करेंगे। आपने नाम सुना होगा इसका। आज हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम स्टेक होल्डर देखें तो हम कैसे कैसे यूज करते हैं। श्रेय, स्टेक होल्डर अप्रोच समझाने के पहले इनको स्टेक होल्डर होता क्या है ये बताओ, ये अप्रोच होता क्या है, अप्रोच, इस स्टेक होल्डर अप्रोच से सवाल कैसे हल करेंगे, ये तो बात की बात है। जैसे होता है ना कि मैंने उस दिन बोला था ना कि भाई वो बुरा आदमी है, तो इसमें बुरा क्या है, जब तक मेटा लेवल पे हम इनको नहीं समझाएंगे तब तक मुश्किल होगा। तो ये समझ लो, बच्चे हैं अभी LKG के, उस लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो पहले बताओ इनको स्टेक होल्डर अप्रोच होता है क्या, 1 मिनट में ये बताओ, फिर उसके हिसाब से कैसे इसे हल करेंगे वो बताओ। ठीक है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स का मतलब, वैसे मुझे लगता था कि आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। स्टेक होल्डर का मोटा मोटा मतलब ये है कि समाज में कौन कौन कारक हैं, कौन कौन है। गवर्नमेंट एंड स्टेट, गवर्नमेंट होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइवेट बॉडीज होती हैं, एनजीओ होते हैं, कोस्टल एरिया की बात है तो कोस्टल कम्युनिटीज हो जाएगी, SC ST सेक्शन होता है, ट्राइबल्स होते हैं। ये ऐसे करके एक एक अलग अलग समाज में सेक्शंस हैं। इन सबको किसी चीज से क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में, उस तरीके से सोचने को हम लोग स्टेक होल्डर अप्रोच कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहते हैं गवर्नमेंट एंड स्टेट्स है यहाँ पे। अगला स्टेक होल्डर हम मान लेते हैं इंडस्ट्रीज है। कोस्टल ओशन की बात हो रही है ना। तीसरा है कोस्टल कम्युनिटीज हो जाती हैं, जो समुद्र के तट पे रहती हैं। अगला है एक सेकंड, ठीक है, साइंटिस्ट, वो भी एक स्टेक होल्डर है। अगला स्टेक होल्डर है ग्लोबल कम्युनिटी, क्योंकि आखिर में हम कैसे यूज कर रहे हैं ओशियन को, उसका पूरा इम्पैक्ट जो होगा वो ग्लोबल लेवल पे आएगा। ये कुछ स्टेक होल्डर है। इसमें आप और सोच सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, जो भी बीचेस में गए हैं वो समझते हैं इस बात को कि टूरिज्म अ, जो स्टेट्स होते हैं, कोस्टल स्टेट्स होते हैं, वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं टूरिज्म सेक्टर पे अपने GSDP के लिए। तो गवर्नमेंट एंड स्टेट्स है। तो जैसे गवर्नमेंट एंड स्टेट में आप देख सकते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस बार अगर आपने यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा हो GS3 का, तो उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी आया था। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सोच सकते हैं डिजास्टर रिलीफ। 2004 की सुनामी सबने सुन रखी है, सबने पढ़ा है कि कितना डिजास्टर्स था। तो कैसे हम लोग ओशियंस को यूज करें, उनको ही ओशियंस को के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए। फिर एनर्जी सेक्टर, आप समझते हैं कि अब जो वर्ल्ड है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में आप आप टाइडल एनर्जी की बात कर सकते हैं, जियो थर्मल एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज के बारे में। इंडस्ट्रीज कैसे यूज करती हैं, आपको पता है कि इंडियन ओशन जो है वो ट्रेड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपना जो कितना 88% जो ऑयल होता है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, 58% जो वेजिटेबल ऑयल होता है, पाम ऑयल, उन सबको उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो सब कुछ इंडस्ट्री सेक्टर के लिए है। आप इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। कोस्टल कम्युनिटी के लिए आप कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि फिशिंग सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वाकल्चर, जो फिशिंग सेक्टर है। कोस्टल कम्युनिटीज को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्रीज से। जैसे टूरिज्म में गोवा है, चेन्नई के बीचेस हैं। जैसे केरला में एक इंपॉर्टेंट बीच जो अब निकल के आ रहा है वो है वर्कला बीच। गोकर्णा बीच है वहां पे, आई थिंक कर्नाटका में ही है। तो कर्नाटका या गोवा में ही है। ग्लोबल साइंटिस्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मानसून पैटर्न को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है मानसून जो होता है वो हमारे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कैसे होगा। तो उसको पढ़ते हैं मानसून पढ़ने के लिए। अब डीप सी माइनिंग रिसर्च करने के लिए। कुछ लोगों ने यहाँ लिखा सीवीड्स के बारे में। ग्लोबल कम्युनिटी यूज कैसे करती है वो तो ठीक है, ट्रेड सेक्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं वो ये भी पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज में क्या इंपैक्ट हो रहा है। आपको पता है कि CO2 जो है वो एमिशन होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, आपने एक टर्म सुना होगा जो पूछ भी चुका है यूपीएससी, डेड जोन बनते हैं। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो ओशन का लेवल राइज कैसे हो रहा है।
तो आप जैसे जैसे स्टेक होल्डर सोचेंगे आपको 3-3 पॉइंट सब में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो आप आराम से 12-15 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को मैनेज कर श्रेय सकते इसमें हैं। मैं थोड़ा सा इनको ऐड करूंगा, आई थिंक हो गया होगा श्रेय, आपका पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, पॉइंट दो महत्वपूर्ण बातें, पहला तो ये अंग्रेजी देख के डरना मत। मैं क्या करता हूँ कि अंग्रेजी में लिखता हूँ पर हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, बट उसके बावजूद भी कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जैसे डिजास्टर रिलीफ है, ठीक है, आपदा राहत, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन। तो ये सब जो कीवर्ड है ना, सब इतने फैमिलियर हैं, आपके कंटेंट में तो लिखा ही हुआ है। जैसे श्रेय ने लिखा है यहाँ पे कि टूरिज्म इंडस्ट्री, अब टूरिज्म इंडस्ट्री को भले आप पर्यटन उद्योग लिखो, लेकिन आपको समझता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो एक तो थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, और वो कीवर्ड को लेकर के थोड़ी सी असुविधा भी होती है। तो एफडीआई है, तो सब कुछ आपके कंटेंट में हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है, ऊपर नीचे भी जब दिखाएंगे सब 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 कुछ लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो समस्या की कोई बात है नहीं भाषा को लेकर के, ठीक, नंबर वन। और थोड़ा ये है ना कि सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो थोड़ा सा भाषा के साथ सहज होना सीखो। सहजता अगर नहीं रहेगी तो अच्छे कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाओगे, ठीक। और जो कीवर्ड बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में सहज है उनको देवनागरी में लिख देना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है, मिनरल को मिनरल लिखो, क्या दिक्कत है अगर खनिज ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में ठीक है, आपको समुद्री सुरक्षा आप लिखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी है तो उसको प्रौद्योगिकी क्यों लिखना है? टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी लिखो देवनागरी में। ये बात पिछले समय से ही कह रहा हूँ, और ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अंग्रेजी से भी मेंस दिया है, हिंदी से भी मेंस दिया है, क्वालिफाई भी किया है। तो कहने का अर्थ ये है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। कंटेंट आपको दोनों भाषाओं में मिल रहा है, 3 भाषाओं में इनफैक्ट, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। तो वो तनाव नहीं, नंबर वन। नंबर टू, स्टेक होल्डर अप्रोच की जो बात है, जो भी अप्रोचेज हैं, जैसे अभी श्रेय बाकी सवालों में भी, या मैं भी बताऊंगा बाकी सवालों में, कि भाई पेस्टल अप्रोच है, स्टेक होल्डर अप्रोच है, ये अप्रोच रटना नहीं है कि स्टेक होल्डर अप्रोच से आंसर देना है तो चलो अभी मन कर रहा है स्टेक होल्डर खेलने का, वो रटना नहीं है। दिक्कत क्या है, किसी भी प्रश्न में स्टेक होल्डर नहीं लग सकता। पता चलेगा किसी एक क्वेश्चन में एक ही स्टेक होल्डर है, तो है ना, विमेन है मान लो, ठीक है, और विमेन पे ऐसा कुछ सवाल है जिसमें विमेन का ही इंटरेस्ट है कि विमेन के सामने क्या चुनौती है। अब वहां तुम स्टेक होल्डर अप्रोच लगाओगे, कहोगे नहीं बच्चे को भी स्टंटिंग और वेस्टिंग हो जाती है, फिर आप बोलोगे जो है कि देश भी पीछे चला जाता है। अरे भाई, विमेन को क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो विमेन को क्या प्रॉब्लम है, जब ये बात खाली हो रही है तो वहां पे स्टेक होल्डर अप्रोच नहीं लगेगा। तो हथियार रखना महत्वपूर्ण नहीं है, हथियार चलाना भी आना चाहिए। तो करना क्या है, जिन प्रश्नों में या जिन प्रकार के प्रश्नों में स्टेक होल्डर अप्रोच लग सकता है, जैसे कि श्रेय ने बताया, स्टेक होल्डर मतलब क्या, जैसे मान लो ये एडमित्रे है, एडमित्रे एजुकेशन की जो व्यवस्था है, इसमें कौन स्टेक होल्डर हैं? एक तो एडमित्रे खुद हो गया, संस्था जो है, उस संस्था के टीचर्स हो गए, मैं हो गया, श्रेय हो गया, सृष्टि मैडम हो गई, ये जो भी लोग हैं, ये सब क्या है, स्टेक होल्डर हैं इसके। अब इसके जो स्टूडेंट हैं जिनके लिए सेवा दी जा रही है, वो स्टेक होल्डर हो गए। फिर बाद में वो आयोग आता है, फिर बाद में समाज आता है, फिर बाकी। तो स्टेक होल्डर अप्रोच में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर कौन है? वो है स्टूडेंट। जिस तरीके से शास्त्रों में लिखा है, लोकहितम मम करणीयम, लोकहित ही मेरा उद्देश्य है, वही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ऐसे ही एजुकेशन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है स्टूडेंट। उसका हित नहीं सधेगा, उसका परीक्षा नहीं क्वालिफाई होगा, उसका ज्ञान वर्धन नहीं होगा, कौशल वर्धन नहीं होगा, मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर कोई फायदा तो है नहीं। तो उस स्टेक होल्डर को सबसे पहले लिखना है। फिर दूसरा स्टेक होल्डर इसमें कौन है? दूसरा स्टेक होल्डर ऑफकोर्स इसके टीचर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, संस्था है। तो प्रायोरिटाइजेशन भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेक होल्डर तुमने आयोग को नंबर 1 पे डाल दिया और स्टूडेंट का नंबर लास्ट पे डाल दिया, तो वो नहीं करना है। ये सब बातें अंत में बताने वाली नहीं होती है। सब बातें जब चर्चा हो रही है, प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, उसी वक्त ध्यान में रखो, पैरेलल समझते चलो। अदरवाइज जब कंटेंट अभी शुरू करेंगे, जब जीएस पढ़ाना शुरू करेंगे एक एक टॉपिक पे, और कहेंगे इस पे इस तरीके से तुम सोच सकते हो, ज्ञान बखारना शुरू करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर से न जाए। पिछली बार ये चुनौती शुरुआत में देखने, इंद्रधनुष का जो उदय है ना, इंद्रधनुष का जो जन्म है, इसीलिए हुआ था, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि उसमें से 10-20% इंटरव्यू दिए वाले लोग थे, 20-30% मेंस वाले थे, अधिकतर लोग थे जिनका प्रीलिम पहली बार हो रहा था या वो भी नहीं हुआ था, तो ऊपर से जा रहा था। तो 2-4 दिन 8 दिन सेशन कर करके हम सेंसिटाइजेशन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम पढ़ने योग्य तो हो जाओ। हिमालय की ऊंचाई पर जाने के पहले बेस कैंप होता है, वहां पे एक्लेमेटाइजेशन होता है, तो एक्लेमेटाइजेशन का सेशन चल रहा है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल श्रेय। हाँ, इसका मॉडल, ये मॉडल आंसर आप दिखाओ। मॉडल आंसर नहीं कहेंगे, कंटेंट दिखाओ। मॉडल आंसर जैसा तो नहीं बनाया हम लोगों ने। हाँ। इंट्रो में बता दिया गया है कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट को मेंशन किया गया है। एक सेकंड, ठीक है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया कि कितने लोग जो है वो डिपेंडेंट है अपनी फूड और लाइवलीहुड के लिए ओशंस के ऊपर। फिर वही स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करके बताया गया है कि गवर्नमेंट एंड स्टेट के लिए कैसे है कि 95% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड है वो बाय वॉल्यूम और 68% बाय वैल्यू जो है वो इसी ट्रेड रूट के थ्रू आती है। फिर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और कैसे वो इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। फिशर कम्युनिटी, कोस्टल कम्युनिटी, जो मछुआरे और तटीय समुदाय है उनके बारे में बात है। पर्यटन और संस्कृति के बारे में है, टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में। ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कैसे यूज होता है ओशन का, और साइंटिस्ट और एकेडमिया के लिए। एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वन डायमेंशनल क्वेश्चन था, मतलब कि सिर्फ एक बात सिंपल सी पूछ ली गई है, तो इसमें आप अंत में एक एनालिसिस डाल सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। हमने जो क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमने जो भी एमिशंस किए हैं, जो भी हम लोगों ने जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओशंस पे। तो वो आप वैल्यू एडिशन के लिए आखिर में, क्योंकि क्वेश्चन का जो कितना ही पॉइंट जनरेट करेंगे आप, तो आखिरी में ये एक फुटनोट की तरह डाल सकते हैं उसमें। तो वही है कि मरीन पोल्यूशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, और फिर एसडीजी से लिंक करके आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। हाँ सर, यस यस, प्लीज गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्लोबलाइजेशन थीम है। ये सवाल जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, श्रेय मैं चाहता हूँ अप्रोच मत बताना है इनको खुद ही सोचने दो किस अप्रोच से हल करना है इसे, ठीक है? क्योंकि ये अब तक तो थोड़ा सा आइडिया इनको आया होगा। डिस्कस द मेन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रमुख जो मुख्य प्रभाव हैं उनकी चर्चा करनी है। 2 मिनट का टाइमर लगाओ भैया, लिखने दो इनको। आपका सोसाइटी का टॉपिक है, GS1 का टॉपिक, GS1 सिलेबस में सोसाइटी का जो टॉपिक है वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। ये आपका 2024 का पेपर है, तो सवाल शुरू कीजिए लिखना। सोसाइटी का ये प्रश्न है, भारतीय समाज पर प्रभाव पूछ रहा है, वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पूछ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का अगर प्रभाव पूछ रहा है, किस पर प्रभाव पूछ रहा है, तो भारतीय समाज पर। भारतीय समाज अपने आप में कोई एक एंटिटी तो है नहीं, वो तो बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी, बहुत सारे उसके फीचर्स। भारतीय समाज में महिलाएं भी आती हैं, भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था भी आता है, भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम भी आता है, भारतीय समाज में यूथ भी आते हैं, भारतीय समाज में एम्प्लॉयमेंट भी आता है। अब उसकी आर्थिक जो दशा है, भारतीय समाज में जो एक जड़ता थी, विषमता थी, इनइक्वालिटी थी, वो भी आती है। तो इन सब पर ग्लोबलाइजेशन ने कैसा असर डाला है, ठीक? तो जैसे अभी श्रेय ने शुरुआत किया पेस्टल अप्रोच, तो पेस्टल अप्रोच भी ये हो सकता है, या फिर मैं तो सलाह दूंगा स्टेक होल्डर अप्रोच जो है वो भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। श्रेय ठीक है, गो अहेड। मुझे कुछ लगेगा पॉइंट बताने लायक तो आई विल एड ऑन, ठीक है? म्यूट हो श्रेय, तुम अनम्यूट करो। तो पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ 1-2 मिनट में, फिर उसके बाद में कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। सवाल है, डिस्कस द मेन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव। जब तक श्रेय आएंगे मैं इसको 1 मिनट में समझाता हूँ। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय समाज क्या है बताया आपको। अब अगर हम पहला डायमेंशन ले लें कि भारतीय समाज में जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जैसा कि श्रेय कह रहे थे पेस्टल अप्रोच हम लगा सकते हैं, तो अगर पेस्टल अप्रोच ही लगाएं उनके हिसाब से, तो पेस्टल अप्रोच में पेस्टल का मतलब ही है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। लेकिन चूंकि समाज की बात कर रहा है तो समाज तो अपने आप में वैसे ही सोसाइटी आ गया, लेकिन समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी बदली है। कैसे बदली है? तो मान लो कि अमेरिका में एक मूवमेंट चला, जब फेमिनिस्ट लोग मूवमेंट चला रहे थे, नारीवादी लोग मूवमेंट चला रहे थे, तो वहाँ पे कहा लोगों ने कि तुम्हारा पर्सनल मामला है, ये मामला पॉलिटिकल नहीं। तो सिमोन दी बोवा वगैरह ने कहा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। समाज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका राजनीतिकरण ना हो जाए। तो जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो भी मजबूत हुआ है। कैसे मजबूत हुआ है? मान लो कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ कोई अन्याय हो रहा है, जेंडर इंजस्टिस हो रहा है।
अगर वो बात, या मान लो क्या नाम, अमीनी करके जो लड़की थी जिसको मार दिया गया ईरान में, उसके साथ जब इंजस्टिस हुआ, तो वो खबर पूरी दुनिया में किस तरीके से ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन था, किस तरीके से उसके फेवर में, ईरान के रिजीम के अगेंस्ट में आवाज उठाने लगी। तो जो समाज, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो निश्चित तौर पर ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित होती है। म्यांमार जैसा राष्ट्र, जुंटा रिजीम, श्रीलंका जैसा राष्ट्र जिसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास होता है, मानवाधिकार के जो चैंपियंस हैं वो क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप जो है पॉलिटिकल जो सप्रेशन है वो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है। तो राजनीतिक जो प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो समाज में देखा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आज हम जो देख रहे हैं, व्यापार समाज के लिए ऑफकोर्स होता है, क्लाइमेट समाज के लिए, इन सब पर भी जो ग्लोबल बॉडीज, चाहे WTO हो या यूनाइटेड नेशन हो, उन सब की प्रभाव कहीं ना कहीं देखी जाती। दूसरा है आर्थिक। 91 के इकोनॉमिक क्राइसिस के पहले और LPG रिफॉर्म के पहले FDI कम था। जब हम विश्व से जुड़े, सबसे पहले तो वैश्वीकरण ही समझाना चाहिए था, माफ करना, ग्लोबलाइजेशन ही समझाना चाहिए था। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन है कि भाई पूरी दुनिया आपस में किस तरह से इंटीग्रेट हो रही है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रही है। वो प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। मोबिलिटी का इंटीग्रेशन की फ्लाइट दिल्ली से बीजिंग तक, शिकागो तक है। कल्चरल इंटीग्रेशन की बॉलीवुड फिल्में चलती हैं बीजिंग में, कोरियन सिनेमा देखते हैं। हमारी एक टीम मेंबर हैं, तो कहती हैं कोरियन ड्रामा से बेहतर कुछ होता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि वहां की मूवी जहां हम देखते हैं, नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में किस तरीके से चल रहा है आप देख ही रहे हो। समोसा पूरी दुनिया में खाया जाता है। तो फूड से लेकर के अर्थव्यवस्था तक, मूवीज तक, सॉफ्ट पावर तक, हर चीज एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, इंटीग्रेट हो गया। FDI में $81 बिलियन इस साल मिला। इसके अलावा एक्सपोर्ट हमारा, जब हम इकोनॉमिक रूप से इंटीग्रेटेड नहीं थे पूरी दुनिया के साथ, ग्लोबली हम इंटीग्रेटेड नहीं थे, सप्लाई चेन में नहीं शामिल थे, तब हमारा एक्सपोर्ट कितना था? हार्डली $5-6 बिलियन था। $10 बिलियन मैक्सिमम उस समय 90s में, या अर्ली 90 में, या लेट 80s में। आज कितना है? आज आप देख रहे हैं कि टोटल हमारा जो मर्केंडाइज ट्रेड है वो $700 बिलियन पहुंच गया। फॉरेक्स, हाँ, $829 बिलियन एग्जैक्टली। फॉरेक्स हमारा $600 बिलियन से ऊपर है। तो कहने का अर्थ है रेमिटेंसेस हमें $135 बिलियन का मिला इस साल। तो ये सब क्यों हो पाया? ये हो पाया ग्लोबल इंटीग्रेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और आज का जो दौर है जहां पे डी ग्लोबलाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है अमेरिका की कंजर्वेटिव पॉलिसी की वजह से, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी की वजह से, तो हो सकता है इसको धक्का लगे। लेकिन समाज पर ग्लोबलाइजेशन का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था मतलब वो इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, समाज की जो अर्थव्यवस्था है, समाज पर जो आर्थिक जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर भारत का आदमी कतर ना जा पाता, अमेरिका ना जा पाता, रेमिटेंसेस कैसे आते? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का मूवमेंट हुआ, इंटीग्रेटेड मैनर में लोग एक दूसरे से जुड़े, मोबिलिटी इंश्योर हो पाई, और उसकी वजह से फिर वो पैसा समाज में आया जिससे कि उनकी आर्थिक समृद्धि इंश्योर हो पाई। सामाजिक बात करें, सोशल मीडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो भारत अपना कोई कुछ यूज कर रहा होता, अमेरिका अपना फेसबुक यूज कर रहा होता, जैसे चाइना फेसबुक को बैन करके रखे। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है कि नेपाल में जिंजी मूवमेंट को बढ़ावा मिलता है। मॉडर्न आइडियाज, ऑफ कोर्स, विचारों का प्रभाव पर्यावरण में, भले वो लड़की थोड़ी सी, माफ करना, बट थोड़ी सी मुझे ऐसे कम समझ में आती है, लेकिन उसके बाद उसने कहा हाउ डेयर यू, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। अभी उसको इजरायली जो सिक्योरिटी, ग्रेटा थनबर्ग, इजरायली फोर्सेस ने उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई ना, वो चर्चा में आ गई। वो साहस उसके भीतर कैसे जागा होगा? सोशल मीडिया की वजह से, सपोर्ट सिस्टम की वजह से, अवेयरनेस की वजह से। ठीक, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पहले था जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब नहीं भाई। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, ICJ है, यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है। लोगों को लगता है नहीं लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिससे समाज के लोगों में भी एक सेंसिटाइजेशन होता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी श्रेय मुझे लगता है इसमें एड ऑन करेंगे, समाज की बाकी भी जो कंपोनेंट हैं, जो स्टेक होल्डर, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। श्रेय, आगे ज्वाइन किया आपने अब तक? मेरी आवाज आ रही है क्या? यू आर ऑडिबल भाई। कुछ पॉइंट्स रहे आप इसमें करो। ठीक है, तो जैसे कि सर ने समझाया, पॉलिटिकल सोसाइटी जो होती है उसका पॉलिटिक्स से क्या लिंकेज है वो समझा रहे हैं इसमें। पहली बात तो ठीक है, इंट्रो दिखा देते हैं।
सर ने जो समझाया उसको आपको पूरी एक लाइन में समझाना है इंट्रोडक्शन में, तो इससे बेटर नहीं है। एंथनी गिडन्स एक ब्रिटेन के सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो डेफिनेशन है मैं तो कहूंगा याद कर लीजिए। ग्लोबलाइजेशन पे हर साल ही क्वेश्चन आता है, कभी GS1 में दिख जाता है, कभी GS3 में भी कभी दिख जाता है। तो इसकी सटीक डेफिनेशन है जो एंथनी गिडन्स दे रखी है, और ऐसे ही हम लोगों ने इंट्रो बना रखी है, कुछ कुछ स्कॉलर बेस्ड, कोट बेस्ड। तो इसी तरीके से जैसे कि ग्लोबलाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको इंट्रो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताना है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। तो कैसे कैसे जो सोशल रिलेशन सामाजिक संबंध है उनमें तीव्र होने के कारण जो प्रभाव आए हैं, उसी के बारे में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है एंटनी गिडेंस की। फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट है, हमने क्या किया कि प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट को पेस्टल से लिख दिया, और जो कंसर्न है या फिर कह दीजिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसके लिए हम लोगों ने स्टेक होल्डर यूज कर लिया। तो पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, पॉलिटिकल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के बारे में जो डिस्कशन है, जैसा कि सर ने बताया ग्रेटा थनबर्ग जो है वो इजराइल पहुंचती हैं और गाजा में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके बारे में है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे सर ने बताया कितना FDI आया है, WTO में एक रूल बेस्ड ट्रेड की बात की गई है। सोशल लेवल पे कहा गया है कि मिडिल क्लास एक्सपेंशन हुआ है, फैमिली वैल्यूज चेंज आई हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे सोशल मीडिया का जो ग्रोथ हुआ है उसके बारे में, तो उसकी वजह से क्या कितना कम्युनिकेशन जो बैरियर है वो टूट गया है। इकोनॉमिक लेवल हो गया। एनवायरमेंट लेवल पे क्या है, एनवायरमेंट लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज है उनका एक्सचेंज हो रहा है आपस में। नॉर्वे और फिनलैंड से हम जो बेटर से बेटर अप्रोचेस हैं उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडिया की जो मिशन लाइफ है उसको, इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम लोग बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हो गया एनवायरमेंट लेवल पे। लीगल लेवल पे क्या हुआ है कि हमारी IPR जो रिजीम है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके बारे में वो स्ट्रेंथन हुई है। साइबर लॉज पे डिस्कशन हो रहा है, AI पे डिस्कशन हो रहा है, इस बार पेरिस में समिट भी हुई थी। तो ये तो प्रोग्रेसिव इम्पैक्ट हो गए। अब कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो सोसाइटी में कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं। अगर आप UPSC के क्वेश्चन को देखेंगे तो वो हमेशा ऐसे नहीं पूछता कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। वो हमेशा एक स्टेक होल्डर को पकड़ता है। कभी वो कहेगा गिग वर्कर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो कभी कहेगा कि ओल्ड एज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो कभी कहेगा कि यंग लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो पूछते हैं विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो पीसेस में तो ब्रॉडर क्वेश्चन है, हम एक एक स्टेक होल्डर को पकड़ करके उसका आंसर कर देंगे। इनफॉर्मल वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो एक एक पे भी डिस्कशन होगा। एक दो 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 पॉइंट तो आपको 5-6 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन या यंग एज पे देखा जा रहा है, चिल्ड्रन पे देख लेते हैं। चिल्ड्रन में देखा जा रहा है कि चाइल्ड ओबिसिटी उसमें काफी इंक्रीज आया है, क्योंकि बाहर से जो पैक्ड फूड है उसको उसने रिप्लेस कर दिया है हमारे ट्रेडिशनल फूड को। यंग लोगों को क्या है कि गिग वल्नरेबिलिटी, गिग मतलब जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी डेवलप हुई है, ओला और ये सारे जो डेवलप हुए हैं, उनपे जो उनको नौकरी तो मिली है लेकिन जो उनकी सैलरी है उसमें अब धीरे धीरे कट देखा जा रहा है। तो उसकी वजह से एक प्रिकेरियस सिचुएशन में देख पाते हैं वो अपने आप को, क्योंकि उनके पास कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। ओल्ड एज पे क्या है, ओल्ड एज पे क्या है कि जॉइंट फैमिली का जो सपोर्ट हुआ करता था इंडियन सिस्टम में उसमें डाउन हुआ है। विमेन पे क्या लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है कि वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंक्लूड हुआ है। जो डिजिटल स्पेस है उसमें डिजिटल हरासमेंट की बात यही है, क्योंकि वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। तो ऐसे आप करके पूरे आंसर्स को 8-8 पॉइंट 7-8 पॉइंट दोनों लिख करके 12-15 पॉइंट लिख सकते हैं। उसी पे डिस्कशन है इसमें पूरा। डेटा लिख दिया है FDI के बारे में और उसका सोर्स लिखा हुआ है हमारे कंटेंट में। पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट में कैसे ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प करी है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे मोबाइल रेवोल्यूशन जो आया है, इंडिया एक अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। WTO के ट्रिप्स और GDPR। वैसे ही कंसर्न में स्टेक होल्डर अप्रोच यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन के ऊपर, यूथ के लिए, विमेन के लिए, एल्डरली के लिए, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। और कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ तो उसने अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सपैंड करी हैं, दूसरी तरफ उसने कुछ वल्नरेबिलिटीज भी वाइडन कर दी हैं। तो आई थिंक सर ये काफी है, आगे बढ़े इस पे। यस यस यस, बहुत पर्याप्त हो गया, मुझे लग रहा है डबल डबल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न एक बार पूछ लेते हैं जनता से, ऐसा तो नहीं हम है ना अपनी कथा कह के जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है बोलो भाई, वन डायमेंशनल तो नहीं हो रहा है। अरे जनता, आधी तो जनता भाग गई आई थिंक।
वो तो मुझे पता था सर। वो तो होता ही है। कोई बात नहीं। जब पढ़ने को पेन उठानी पड़ती है तब धैर्य असली धैर्य नहीं होता है दिक्कत। जनता में। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन इसीलिए वापस लिया था, कहा था जनता में धैर्य अथाह नहीं होता है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं आंदोलन। लेकिन हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, असहयोग आंदोलन नहीं बनेगा ये, तुम कितना भी असहयोग कर लो। ठीक है, तो किसी का कुछ है अब तक? नहीं यार चेतन, बहुत मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, क्योंकि अगर लोगों को ये नहीं समझता है कि मुझे बाकी लोगों से शिकायत नहीं है, जो नए बच्चे उनको हो सकता है मेंस का प्रयास ना पता हो, जिनको 8 महीने पढ़ाया, इतना केयर किया, प्रीलिम मेंस सब कुछ, उनको इतना लाभ हुआ, और उनको अगर आस्था नहीं है तो नहीं। उनके साथ कहते हैं ना, गुस्सा अपनों पे ही आता है, वो ज्यादा अपने थे इसलिए उन पे गुस्सा ज्यादा है। हालांकि हालांकि कई बार अनअवेयरनेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, बट ठीक है। तो अगला प्रश्न भैया दिखाओ। सर मैं म्यूट तो नहीं, सर मैं म्यूट नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं, कौन करेगा आपको? कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे और ये क्वेश्चन अरे का जो पैटर्न है उसको आप श्रेय को माइक मिल जाएगा, रजनीश कह रहे हैं श्रेय सर को एक माइक बहुत शानदार दिलवा दीजिए। हो जाएगा, अभी शुरुआत है, श्रेय को एक अच्छी माइक बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। हाँ बोलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गरीबी है संगम वाला, ऐसे करेंगे तो रात के 1 बजेंगे श्रेय, गरीबी वाला। नहीं, ये क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हम डिसाइड ठीक करते हैं। पहले ये क्वेश्चन ठीक करते है, हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ तरीका देखने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दिखाओ भैया, 2 मिनट का ठीक, टाइमर लगाओ। 2 मिनट। हो गया टाइम, बस हो गया, 2 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए। ठीक है श्रेय, गो अहेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ संगम पीरियड कल्चर। आप इसको देख लीजिए कि हिस्ट्री क्वेश्चन में जब भी कल्चर पे क्वेश्चन है, जैसे कि इसी साल आया था कि कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ प्रयागराज बताना था, या फिर इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन है, या मुगल कल्चर पे आए, या फिर गुप्ता कल्चर पे आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कल्चर के कंपोनेंट यूज करने हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं कल्चर के। अब इसमें आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन लगेंगे तो वो नहीं, पेस्टल नहीं लगेगा यहाँ पे, आपको कल्चर पे फोकस करना है मेनली। तो कल्चर के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, हमने सबने पढ़ रखा है, एक एक कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है, लिटरेचर। दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक। तीसरा कंपोनेंट होता है विजुअल आर्ट्स, जिसमें पेंटिंग, क्राफ्ट। अगला आता है रिलीजियस बिलीफ, कि रिलीजन क्या थे और उसका बिलीफ सिस्टम क्या था, उनका, उनकी मान्यताएं क्या थी। और अगला आता है आर्किटेक्चर। फिर आप कुछ कुछ चीजें सोसाइटी से लिंक कर सकते हैं। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट है वो है एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या था कल्चर पे। तो संगम पीरियड में अच्छा दिक्कत ये है कि प्रीलिम में हम सब पढ़ते हैं संगम पीरियड, और उसकी जो लिटरेचर है याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बट कुछ नहीं कर सकते, याद तो होती है। 2 किताबें तो याद हो ही जाती है हमें, एक होती है शिलापद्दिकारम और एक होती है मनी मेगलई। ये दोनों एपिक्स मानी जाती हैं। बाकी और भी किताबें हैं, एट्टू टोगोई, पट्टू पट्टू है, शायद आपको याद ना हो, लेकिन शिलापद्दिकारम और मनी मेगलई सबको याद हो जाती है, क्योंकि ये दो उनकी, और टोल्कापियन, हाँ एक टोल्कापियन, तो इनका मेंशन कर सकते हैं आप लिटरेचर में। बट क्या होता है कि हमें लिटरेचर याद रहता है, तो हम, क्योंकि संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाकी एस्पेक्ट्स हम मिस कर जाते हैं। तो डांस ड्रामा में भरतनाट्यम, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे इस पीरियड में, पराई और याद करके इंस्ट्रूमेंट हैं। पेंटिंग और क्राफ्ट वर्क है। खिलाड़ी जो इंस्क्रिप्शन जो साइट है, अगर आपने न्यूज में सुना होगा, काफी न्यूज में होती है, और वो तमिलनाडु में जो पाई गई है, और वो कह रहा है कि वो जो है वो जो टाइमलाइन है संगम पीरियड की, उसको और पीछे करने वाला है, वो वैदिक के पास फेंक रहा है, उसको के पास जा रही है बेसिकली। अरिका मेडू में जो पेंटिंग्स पाई गई हैं, रिलीजन एंड बिलीफ पे, किसी ने यूपीएससी दिया होगा इसमें, तो एक क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम में, वत्तारी तुरुकुल करके क्वेश्चन था, वो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। वत्तारी तुरुकुल मतलब था कि जो डिफीटेड किंग्स हुआ करते थे, जो राजा पराजित हो जाया करते थे उसमें किसी वॉर में, वो अपने को सुसाइड कर लिया करते थे, बेसिकली सुसाइड कमिट किया करते थे। तो वत्तारी तुरुकुल, आप यहाँ पे मैजिकल रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करनी है।
आप यहाँ पे मुरुगन के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे मुरुगन की वर्शिप होती थी। आर्किटेक्चरल लेवल पे आप फिर से मदुरई और पुहार के बारे में बात कर सकते हैं। एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑन द कल्चर, क्योंकि रोमन कॉइन्स पाए गए हैं संगम एरिया में, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं। और इसमें इनके जो पोर्ट्स हुआ करते थे, पोर्ट सिटी, उनका क्या रोल रहा है, पुहार, कुरकई, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आप कंपोनेंट ऑफ कल्चर यूज करेंगे तो आराम से आप 8-10 पॉइंट तो बहुत इजीली निकाल ले जाएंगे। इसमें एक चीज और बता दूं मैं, अब हमने इंट्रोडक्शन में तो सिंपल बताया कि संगम एज में 3rd BC से लेकर 3rd CE तक था, जिसमें तोल्कापियम और एटुटोगई जो है वो इंपॉर्टेंट बताती है कि कैसे तमिल कल्चर जो है फ्लरिश किया था। इसमें शानदार तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप खिलाड़ी के बारे में लिख सकते हैं। किसी हिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर आपने कंटेम्प्रेरी लिंकेज दिखा दिया तो उससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि खिलाड़ी एक्सकेवेशन जो 2015 से हुआ है और अभी भी न्यूज में था 1-1.5 महीने पहले, रिवील अर्बन लिटरेसी एंड फाइन पॉटरी, जिससे कल्चरल ब्रिलियंस दिखता है तमिल एरिया का संगम पीरियड का। तो हमने हिंदी में भी एक चीजें श्रेय बता दी हैं यहाँ से। हिंदी में ना सर, ठीक है। ये यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में है। संगम संस्कृति अपनी समृद्ध कविता, संगीत, नृत्य और शिल्पकला के माध्यम से एक विकसित सभ्यता को दर्शाती है, और उसमें खिलाड़ी उत्कलन जो है उससे नगरीय साक्षरता और उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसी को कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को दिखाने की हमने आप कर लिख सकते हैं कंक्लूजन में। आपको कुछ कमेंट इस तरह ना, नो कमेंट, बहुत पर्याप्त था, इतना पर्याप्त था कि इस पे कमेंट करने लायक ही नहीं है। और ऐसे सवाल थोड़े से गहरी समझ, थोड़ा ज्ञान की डिमांड रखते हैं। श्रेय, आपको नहीं लगता है कि आधे लोग क्लीन बोल्ड हो गए होंगे ऐसे सवाल में? वही घुमा घुमा के सिलप दिकारम, मणिमेखलई, वही सब है ना, कुछ एक आध नाम, इससे ज्यादा कुछ कर पाए होंगे आर्गुमेंट के लेवल पे? वही इशू है ना हमारा। जब हमारे पास जो जब क्वेश्चन देखते हैं हमें 3-4 बातें याद आ रही है, हम उसी पे स्टिक रह जाएंगे क्योंकि हम कल्चर को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। कल्चर को एक्सपैंड करेंगे तो आप किसी एक पॉइंट पे नहीं होंगे। इसमें जो कहा जाता है कि आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए पॉइंट्स की, मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपने सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पे लिख दिया पूरा आंसर तो आपका आंसर एक्चुअली एक ही डायमेंशन चला गया। डाइवर्सिटी तब आएगी जब आप कल्चर के हर कंपोनेंट को यूज कर रहे होंगे। श्रेय श्रेय, मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता, तुम्हारी जो डाइवर्सिटी है वो दूसरी, मेरी चिंता ऐसी भी है कि लोग वही लिखते हैं जो उनको आता है। अधिकतर लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है पूछा क्या है। हाँ, कल्चर में, अरे भाई आदित्य, कल्चर में रिलीजन भी आएगा। कई बार नास्तिक होना भी अपने आप में कल्चर का हिस्सा होता है। वहां पे कल्चर ऑफ क्या कहते हैं उसको, एथीस्ट है, एथीज्म है। यानी कि एथीज्म भी एक प्रकार का कल्चर है। चाइना में आप देखिए कन्फ्यूशियस वाला कल्चर है। तो कल्चर वो रिलीजन पे पूछ रहे हैं कि रिलीजन में क्या लिखेंगे आप। वर्शिप ऑफ जो वहां के लोकल गॉड, मुरुगन जिक्र किया ना, वहां उनके बारे में बात करें। ठीक है श्रेय, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन ही मैक्सिमम अभी डिस्कस हो पाएगा शायद आज। 5वां कर लेते हैं। मैं अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आगे 5वां भी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आगे कल्चर, इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये रहा, नहीं ये नहीं, 7th 8th होगा फिर। हाँ, अब इंडियन कल्चर की मेन कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन है। अगर आप कल्चर को एक्सपैंड करेंगे और सबकी कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे तो बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। GS5 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किए। एक्चुअली GS5 का पेपर जो थोड़ा स्क्रीन बड़ा करो श्रेय, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करो, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पे भी देखिए कल्चर रिलेटेड टू कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप कल्चर को एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रयागराज वाला क्वेश्चन दिखाने वाला था, एक सेकेंड। प्रयागराज वाला क्वेश्चन, जैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज लिखा हुआ है। अब इसमें फिर से आप अगर प्रयागराज की कल्चर की पार्ट लिखेंगे तो आराम से आप, और ये पहला क्वेश्चन था GS5 का, तो इजीली आपके 5-7-8 पॉइंट तो बड़े इजीली डेवलप हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा था कि एक जो कल्चरल कंपोनेंट है उसको यूज करेंगे, आपके सारे कल्चर क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच इसीलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब क्लाइमेट पे सोचते हैं तो आप टेम्परेचर सोचिए, ह्यूमिडिटी सोचिए, प्रेसिपिटेशन सोचिए, वर्षा, सब कुछ सोचेंगे, आपके पॉइंट अपने आप डाइवर्सिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस प्लीज प्लीज, यस। फिर अब आपको बहुत स्पेसिफिक बातें लिखनी होंगी, तो ठीक है आप इसको लिखिए। इसको टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, हो गया, यस। ठीक है। एक डाउट मैंने देखा कि प्रयागराज वाला क्वेश्चन जल्दी से हम लोगों ने कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप कल्चर के कंपोनेंट समझते हैं तो वो प्रयागराज पे पूछे, वो इंडियन कल्चर पे पूछे, या किसी टाइम पे पूछे, हिस्टोरिकल पे, गुप्ता पीरियड पे,
आपको कल्चर के कंपोनेंट अगर आते हैं आप, तो आप इजिली फिर सारा का सारा गेम सिर्फ फिल करने का रह जाएगा। तो इसलिए हमने बताया कि प्रयागराज के कल्चर के सारे कंपोनेंट आप तोड़ लीजिए, प्रयागराज का आर्किटेक्चर, प्रयागराज के लिटरेचर, उसमें जो कोई लिटरेचर क्या है उसको आप तोड़ लेंगे तो वो इजिली हो जाएगा। श्रेय, अभी हम लोगों ने जो प्रयागराज वाला सवाल इसमें शामिल किया, उसका उद्देश्य ये था कि प्रयागराज वाला सवाल था तो GS5 का, लेकिन जैसे कि मेंस की शोध श्रृंखला में बताया था कि, फिर से कह रहा हूँ, GS पेपर 5 अपने आप में फ्रॉड है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी। मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति में कुनबा जोड़ा टाइप का है। GS1 से सवाल सिलेबस उठा लिया, 2 का पॉलिटी उठा लिया, गवर्नेंस उठा लिया, कुछ इधर उधर की इकोनॉमी उठा ली, कल्चर उठा लिया। GS5 अपने आप में कोई मौलिक पेपर नहीं है। जब मौलिक पेपर नहीं तो उसको मौलिकता के साथ अलग तरीके से बहुत पढ़ने की जरूरत क्या है, इससे आपका बोझ ही पड़ेगा। तो हमने तय किया कि GS5 में वो पार्ट सिलेबस का जो GS1 के साथ मैच करता है, हम उसको वहीं देखेंगे। सोसाइटी वाला हिस्सा है तो वहीं देखेंगे, शहर वाला हिस्सा तो प्रॉब्लम वहीं देखेंगे। अगर बहुत स्पेसिफिक ना हो, जैसे कि प्रयागराज के कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर उसने सवाल पूछा, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ श्रीत में, अगर प्रयागराज के कल्चरल एस्पेक्ट पे सवाल पूछा तो प्रयागराज के बारे में थोड़ी बहुत जानना जरूरी है, लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट में फिर से वही डायमेंशन खुलेंगे। संगम काल का चाहे कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे किसी और काल का हो, जो फीचर्स होंगे, जो डाइवर्स पॉइंट होंगे, वो वही होंगे। धर्म होगा, पूजा पद्धति होगी, टेम्पल्स होंगे, लिटरेचर्स होंगे, अलग से कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ फैक्ट्स बदलेंगे। तो अलग से उनको क्यों देखा जाए? इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अगर नहीं करें फिर तो वो रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो लोग पेपर ही बजाते रहते हैं, GS5 ले लो, GS5 ले लो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाने का मतलब ये है कि भाई हम इंटीग्रेट कर सके चीज़, हमारे पास ये सुविधा है, ये सहूलियत है कि हम करवा सकें। बाकी बुकलेट आपको शानदार दिया था, आपने देखा ही है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये हो गया। अब इस पर चर्चा करोगे श्रेय या मैं करूँ? बोलो। मुझे लग रहा है मैं 1 मिनट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर आप अपने पॉइंट ऐड कर दो। PDF से ही करा दूँ क्या? बोलो श्रेय। पॉवर्टी का रेडीमेड इंट्रो हमने लिख दिया है। अब पॉवर्टी का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, GS1 में दिखे, GS3 में दिखे, आप चुपचाप इसमें नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा जो है उसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो यही फायदा है इसमें, जो PYQs इंपॉर्टेंट PYQs है उसको पिकअप कर लिया और इंट्रो और कंक्लूजन उसके रेडीमेड दे दिए हैं। जो सारा के सारा हम एफर्ट डालेंगे वो कोशिश करेंगे कि बॉडी कैसे हम लोग जितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई रखें, पहली चीज। दूसरी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में तो सीधा सीधा पेस्टल अप्रोच आप यूज कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या इश्यूज हैं, सोशल लेवल पे क्या है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लेवल पे हम जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे, कि वेलफेयर स्कीम्स में लीकेजेस बहुत होता है। कहते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, जिसको मिलना था उसको मिला नहीं और जिसको नहीं मिलना था उसको सारा सारा दे दिया गया। सोशल लेवल पे क्या होता है कि आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका जेंडर डिसाइड करता है कि आपकी इनकम क्या होने वाली है। जेंडर, आपने पढ़ा होगा कि ग्लास सीलिंग होती है, ग्लास क्लिफ्स होते हैं। तो आपकी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप किस लेवल पे पहुंचेंगे वो आपकी कास्ट और जेंडर पे डिपेंड कर रहा है। इकोनॉमिक लेवल पे क्या है कि इनफॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी बेरोजगारी है, उसकी वजह से। डेमोग्राफी को डाल सकते हैं, फेस्टिवल में नहीं है लेकिन आप थोड़ा सोच सकते हैं उसको कि ज्योग्राफी उस रिलेट करके कि जहां जहां पॉवर्टी ज्यादा है वहां पे हाई फर्टिलिटी रेट भी है उन स्टेट्स में। एनवायरमेंट लेवल पे कह सकते हैं, जब आप एनवायरमेंट भूल जाएंगे इसमें, कि जो क्लाइमेट शॉक्स हैं, जैसे कि 2022-23 में बहुत ज्यादा हीट वेव्स और उसके बाद हीट वेव्स बढ़ी हैं, उसकी वजह से जो वीट का जो प्रोड्यूस हुआ था उस साल वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस आता है। तो ये तो कॉजेज हो गए। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज में कितने 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 पॉइंट जनरेट किए, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। श्रेय, मुझे लग रहा है कि जो कॉज वाला हिस्सा था, जो कारण वाला हिस्सा था, उसको तो एक्चुअली में तुमने सही कहा, हर कोई कर लेगा, शायद अधिकतर लोग कर लेंगे। कंसिक्वेंसेस में लोग नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण लगता है ना कि वो सोच ही नहीं पाएंगे कंसिक्वेंसेस किस पे आएगा, गरीबी का, है ना। वो शायद सीधा सीधा भुखमरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें भी मुझे लग रहा है स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाना चाहिए कंसिक्वेंसेस में भी, कि गरीबी का प्रभाव किस पर पड़ सकता है। तो गरीबी का प्रभाव तो सब पे पड़ेगा, लेकिन सब पे प्रायोरिटाइज भी करो ना। अगर कोई गरीब होता है तो सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी? अगर मैं गरीब हो जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं रहे मान लो, या साधन न रहे, संसाधन न रहे, सबसे पहले क्या होगा? मेरा लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। और लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आएगा? सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड में आएगा कि भाई मैं बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो कंसिक्वेंसेस में ये। उसके अलावा फिर सोसाइटी लेवल पे अगर गरीबी होगी तो सोसाइटी में क्या दिक्कत है? अनरेस्ट आएगा, अशांति आएगी,
उससे क्राइम बढ़ सकता है, ये सब सही प्रॉब्लम्स है। श्रेय बाकी तुम इसको एलिबरेट करो, मुझे लग रहा है पीडीएफ दिखाओ, मुझे लग रहा है उससे पॉइंट से बताओ, ज़्यादा ये लोग रिलेट कर पाएंगे। एक बार पीडीएफ जो है अपना सोल्यूशन का। यही मैं कहना चाहता हूँ जैसे सर ने कहा कि स्टेक होल्डर अप्रोच, और भी अप्रोचेज हो सकती हैं, और कोई भी अप्रोच गलत और सही नहीं है। आपको वो सोचना है कि कौन सी अप्रोच आपको सबसे पहले सही लग रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी में एक तरीका ये भी है कि आप टाइप्स ऑफ पॉवर्टी डिस्कस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी हम सोचते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो पॉवर्टी को सिर्फ इकोनॉमिक इनकम पॉवर्टी देखते थे, लेकिन हम जानते हैं अमर्त्य सेन का व्यू, वो कहते हैं कि स्किल पॉवर्टी के ऊपर बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो कम है। तो आप एजुकेशन पॉवर्टी के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर एजुकेशन पॉवर्टी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। हेल्थ पॉवर्टी, अगर अनीमिया ज्यादा है विमेन पे तो उस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं रह जाएगी उनमें। एनर्जी पॉवर्टी, एनर्जी पॉवर्टी मतलब अगर हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं मिल रहा है उसकी वजह से दिक्कत होगी, उससे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। इनकम पॉवर्टी वो तो हम समझते ही हैं। अच्छा, फिर इसी में कीवर्ड दे रखे हैं हमने, जैसे एजुकेशन पॉवर्टी का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटरजनरेशनल पॉवर्टी डेवलप होती है, मतलब कि पॉवर्टी जो है वो अब हम लोग विरासत में ले रहे हैं। स्लम जो पीपल होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है इस चीज को। एक है कल्चरल पॉवर्टी, इसका मतलब ये है कि जिनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, उनका कल्चर भी अपने आप डिग्रेड होता जाएगा, उनकी लैंग्वेज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, उनके जो फोक सॉन्ग्स है वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे, और वो जो है वो मुख्य धारा में घुस तो जाएंगे किसी तरीके से, लेकिन उनका जो कल्चर है वो पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाएगा। एक पीरियड पॉवर्टी है कि सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, इसके इसके रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे आप डेवलप कर सकते हैं। एक ये तो अप्रोच हो गई। एक और अप्रोच है, आप लेवल बेस्ड अप्रोच यूज कर लीजिए। इसमें लेवल बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए, आप एक हाउस होल्ड लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए, मतलब एक घर के लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक ये भी अप्रोच हो गई। तो हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी समझने के लिए भी हमारे पास तीन अप्रोच हो गई। लेवल बेस्ड अप्रोच भी है, कंपोनेंट या टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी है, और स्टेक होल्डर अप्रोच भी है। वही डिस्कस किया हुआ है। सीधा मैं कॉन्सिक्वेंस पे आता हूँ। जैसे ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, एजुकेशनल पॉवर्टी, हेल्थ पॉवर्टी, और उसका डेटा दिया हुआ है कि एनएफएसएस 5 के हिसाब से कितना चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग है, और इनको हमें याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। पीरियड पॉवर्टी कि 23% एडोलसेंट गर्ल्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज। एनर्जी पॉवर्टी कि 30% रूरल हाउस होल्ड जो यूपी में है उनके पास अभी भी क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है। इनकम पॉवर्टी वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉवर्टी लाइन जो है उसको डिफाइन कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने। और कल्चरल पॉवर्टी, और वैसे ही कॉन्सिक्वेंस पे कि इंडिविजुअल लेवल पे माल न्यूट्रिशन होगा, इलिटरेसी होगी, हाउस होल्ड लेवल पे चाइल्ड लेबर हो सकता है, के लिए तरफ हो सकता है चाइल्ड इंडिपेंडेंस, मतलब कि जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, इंडिपेंडेंस मतलब कि कर्जा लेना पड़ सकता है हाउस होल्ड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे सोशल अनरेस्ट हो सकता है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे फिस्कल स्ट्रेन हो सकता है, और आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ज्यादा आसान होगा ऐसे जो नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरफ, जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उनसे एसोसिएट करना। और इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है कि एसडीजी जो टारगेट्स है वो हम मीट नहीं कर पाएंगे। बाकी महात्मा गांधी के हम लोगों ने यहाँ पे पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख रखी है, और आप अमर्त्य सेन का व्यू भी डाल सकते हैं जो कि हमने बाकी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। ठीक है सर। अब चूंकि समय अभाव के कारण इस सवाल पे आपको म्यूट कर लेना, आप सभी लोग। इस सवाल को आपको हम 2 मिनट नहीं देंगे चिंतन करने के लिए, बस सिर्फ इसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक थोड़ा सा संतोष का बात ऐसा है भाई कि ये GS1 का बुकलेट है जो हमने आपको दिया था एग्जाम के कुछ समय पहले। इसमें से 50-60 क्वेश्चन खाली थे, जिसमें से लगभग 10-11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे GS1 में मिल गए थे एग्जाम में। उसमें से स्मार्ट सिटी तो था ही, स्मार्ट विलेज बहुत कम लोगों ने प्रिडिक्ट किया होगा कि आएगा, क्योंकि इससे पहले तो नहीं पूछा था, बट हमने दिया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेज एंड देयर रोल इन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आपके एग्जाम के पहले, मेंस के पहले हमने इसको रिकॉर्ड भी किया था। तो और ये नैपकिन से हमने उसको जनरेट कराया था क्या फीचर्स है। क्वेश्चन जो आया है, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज और फीचर ऑफ स्मार्ट विलेज। अगर इसने किसी ने भी अगर इसको पढ़ा होता, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर करने के बाद अगर इसको एक बार भी गो थ्रू किया होता, तो तस्वीर उसकी बदली हुई होगी। पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे उसको लाभ मिला ही होगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, ये भी आंसर और जो भी श्रेय ने क्रिएट किया है
सवाल है कि भारत में स्मार्ट गांव की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा स्मार्ट गांव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें डायमेंशन कौन कौन से? सबसे पहले तो स्मार्ट गांव समझना पड़ेगा है क्या, स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे लगता है स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट जो है इसको लेकर के, चूंकि कितने नंबर का सवाल था सर ये, 8 या 12 का था। अगर 12 का था तो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिए। विशेषता का वर्णन करना है, इसको आप ज़्यादा डिटेल में लिखिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रकाश डालने वाला, पहले तो स्मार्ट गांव होता क्या है इसको आप इंट्रो में लिखिए, या कोई हाल फिलहाल में कोई कोट हो, जैसे गांधी जी का कोट इस्तेमाल किया है श्रेय ने, उसको डाल दीजिए। तो कुल मिलाकर के इसमें 2 डायमेंशन ही बनेंगे, एक तो स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट और दूसरा उसका फीचर। लेकिन अगर आप चाहें तो हाल फिलहाल में जो चैलेंजेज हैं स्मार्ट गांव को लेकर के, क्या क्या चैलेंजेज हैं, उसको भी आप लास्ट में लिख सकते हैं, या गोला बना करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे श्रेय ने इस कंटेंट को डेवलप किया और लिखा कि भाई भारत गाँव में बसता है और 21वीं सदी में स्मार्ट विलेज मॉडल में इस भावना को पुनर्जीवित किया है, जहां प्रौद्योगिकी, शासन यानी गवर्नेंस और स्थिरता ग्रामीण भारत को विकास के इंजन बदल रहे। आपको पता होगा कि भारत में फिलहाल के लिए अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो 31.1% शहरी पॉपुलेशन था, लेकिन जीडीपी में श्रेय कितना 70% के आसपास या उससे भी ज़्यादा, आई थिंक 80% के आसपास जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शहरों से आता है। आप कल्पना कीजिए कि शहरों में जो पॉपुलेशन 30% रहती है वो 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और अगर यही पॉपुलेशन मेगा सिटीज़ का देख लिया जाए तो 10% से भी कम लोग मेगा सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन वो जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा करते हैं। तो किस कदर भारतीय अर्थव्यवस्था शहरों पर आत्मनिर्भर है, एक्स्ट्रा डिपेंडेंट है। अगर गाँव को भी हमने आत्मनिर्भर बनाया, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, चोला किंगडम के ज़माने में हुआ करता था। आज के स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट का मतलब है स्मार्ट विलेज में जितने भी गवर्नेंस हैं, जितने भी ईज ऑफ लिविंग के सोर्स हैं, वो सब हो, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो, टूरिज्म हो, विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में इतना शानदार डेवलप हो रहा है, वो सब कुछ हो। तो डेफिनेशन क्या होगा स्मार्ट गांव का? मतलब स्मार्ट विलेज इज नॉट मेयरली अबाउट डिजिटाइजेशन बट सेल्फ रिलायंट, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और एक्सपोर्ट करने में भी मदद करे, जीडीपी को बढ़ाने में भी मदद करे, इकोनॉमी में बड़ा और सप्लाई चेन में बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन स्थापित कर पाए। इसका मतलब है स्मार्ट विलेज। जरूरी थोड़ी है कि वहाँ से लीची लेकर के, मैं दुख होता है कई बार महाराष्ट्र में देखता हूँ कि मुंबई में जो लीची बिकती है कहाँ से आती है? बिहार से आती है। ऐसा क्यों नहीं है कि बिहार की लीची जिस गांव में पैदा होती है, जिस एरिया में पैदा होती है, वहीं पे फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाए, वहीं के लोगों को रोजगार मिले, सप्लाई चेन इस तरह से दुरुस्त हो कि जो क्या कहते हैं उसको, देवलाली और दानापुर वाला जो ट्रेन है, एग्रीकल्चर क्या नाम, कृषि एक्सप्रेस वगैरह जो चलाया गया बजट 2023 से 24 में अनाउंसमेंट के बाद, उस ट्रेन की तर्ज पर बाकी ट्रेनें चले। तो ये सब जो चुनौतियां हैं, रॉ मटेरियल हम क्यों सप्लाई करें, हम जो फाइनल प्रोडक्शन है वो भी तो हम दे सकते हैं ना। इससे वहाँ की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, न सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, उसका ज़्यादा योगदान बढ़ेगा, बल्कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, उनका जो रोजगार है वो भी स्थापित हो पाएगा। तो स्मार्ट गाँव क्या है उसको बता दीजिए, उसके फीचर्स बता दीजिए। फिर गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, गांव जो है, भारत जो है गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, उस कोट को आप लिख सकते हैं। अब अगले जो डायमेंशन था पहला, स्मार्ट गांव क्या होता है, वही चल रहा है, वही डायमेंशन चल रहा है पूरा। कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है, उनको आप कोट कर दीजिए कि किस तरीके से 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है और वहां के लगभग 47% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ खेती करती है अपने जीविकोपार्जन के लिए। ये बहुत चिंता की बात है। फिर स्मार्ट गांव को साकार अगर करना है, बनाना है, तो सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर सकती है। तो जैसे आदर्श ग्राम योजना था, भारत नेट है, जैसे कि डिजिटाइजेशन या डिजिटल गवर्नेंस स्थापित हो पाएगा, डिजिटल इंडिया मिशन है, रर्बन मिशन है, स्वामित्व स्कीम है, मनरेगा का कार्यक्रम तो है ही। अब पहला डायमेंशन पूरा हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज। उसमें सरकार के थोड़े से प्रयास बता देंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। गांव जो है, स्मार्ट गांव है, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, जो हमने इंट्रो से शुरू किया था कि स्मार्ट गांव का मतलब सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं है, स्मार्ट गांव का मतलब सिर्फ खेती नहीं है, या स्मार्ट एग्रीकल्चर नहीं है। स्मार्ट गांव में कॉम्प्रिहेंसिव, या यूं कह लो कि जितने भी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं वो सब शामिल है और सब बहुत शानदार तरीके से हो रही हैं। तो उन्हीं फीचर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की कोर डिमांड ही ये है कि स्मार्ट गांव की विशेषताएं हैं, उनको बताइए आप। तो विशेषता क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो था वो स्मार्ट गांव का ही एक प्रस्थान बिंदु था,
कि 12 महीने पक्की सड़कें बन पाएँ, जिसकी वजह से लोग जो है शहरों तक जा सकें, रोजगार कर सकें, अपनी खेती का सामान ले जा सकें, ला सकें, उनका जीवन जो है वो रुक ना जाए बारिश की वजह से। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन उनकी डिग्निटीफुल लाइफ के लिए एक सिन क्वा नॉन है, बेसिक जरूरी शर्त है, आर्टिकल 21 के तहत है। तो जल जीवन मिशन स्मार्ट गांव का एक बेसिक तत्व इसलिए है क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये उनके लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराता है, पोर्टेबल वाटर, सेफ पोर्टेबल वाटर, नहीं तो फिर वही हैंडपंप वाला पानी पीते हैं लोग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल आप डीपीआई का नाम खूब सुनते होंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सोचो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ब्रॉडबैंड की स्पीड अच्छी नहीं होती, अगर ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, मैं कैसे पढ़ाता? नहीं पढ़ा सकते। एप्लीकेशन ना होता, वेबसाइट ना होता। गांव में दिक्कत क्या है? इंटरनेट की दिक्कत है, स्मार्टफोन की कमी है, उसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी है। तो ये सब अगर वहाँ पे उपलब्ध हो पाए, सरकार प्रयास कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर होगा, जो सर्विस सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा, बैंकिंग वहाँ तक पहुँचेगी हर जगह तक, इंश्योरेंस सेक्टर जाएगा, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज़ होगी, कनेक्टिविटी होगा, कॉमन सर्विस सेंटर जो खुल रहे हैं और ज़्यादा खुलेंगे। इससे वहाँ के लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व पाएंगे। एजुकेशन और स्किल, आपको पता है कि गांव के लोगों के लिए एजुकेशन का सोर्स, प्रमुख सोर्स क्या है? प्राइमरी स्कूल में जाएं, प्राइवेट हो या सरकारी, वही सोर्स है। लेकिन वही सोचो, वही गांव में ही आसपास कोई बहुत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करके क्लासरूम बना ले और कहे कि भाई आप जो है यहाँ पे पढ़ने आया करो, प्राइवेट स्कूल की ही तर्ज पे, लेकिन डिजिटल क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासरूम हो। वो बिना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तो संभव नहीं है। तो वो भी फायदा होगा। हेल्थ, जो पीएचसीज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, बकवास हैं, डॉक्टर भी नहीं होता, दवाएं भी नहीं होती, सुविधा भी नहीं होती। आप सोचो कि वहाँ डॉक्टर अगर एक ही बैठे, मान लो एमबीबीएस भी है, एक्सपर्ट नहीं है डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर भी है, तो भी वो टेलीमेडिसिन, टेलीपैथी के माध्यम से एक्सपर्ट डॉक्टर्स के ओपिनियन ले पाएगा, लोगों का इलाज कर पाएगा। या वहाँ पे अगर पैरा स्टाफ भी है, तो भी जो सीएससी में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद से लोगों का इलाज कर पाएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि इससे मदद मिलेगी। मदद कैसे मिलेगी? आजकल है कि आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड है, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड, उस डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड की सहायता से वहाँ पे लोग समझ पाएंगे आपको क्या बीमारी थी, पिछली बार क्या समस्या थी, अभी आपको रेफरल सेंटर पे भेजना है, नहीं भेजना है, कौन सी दवा देनी है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, इससे उनका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। इकोनॉमी तो सबसे प्रमुख तत्व, मुझे लग रहा है श्रेय इकोनॉमी को हमें ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि गाँव की समस्या हेल्थ, एजुकेशन के साथ साथ इकोनॉमी बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था अगर उनकी मजबूत होती गाँव की, तो वहीं पे भी जो प्राइवेट डॉक्टर जाने से चिढ़ते हैं, कहते नहीं जाएंगे, शायद वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते। अदरवाइज कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है प्राइवेट डॉक्टर का शहरों में, तो इकोनॉमी को शायद हम ऊपर ले सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय जो लाइवलीहुड मिशन है, सिर्फ वही नहीं, ई-नैम ही नहीं, बल्कि एग्रेरियन इकोनॉमी को किस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं। जैसे ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ ओडीओपी की तर्ज पर वन विलेज वन एम्प्लॉयमेंट। वन एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ही रोजगार देना ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का एक मॉडल हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक गांव है, वो गांव भी हो सकता है, वो न्याय पंचायत भी हो सकता है, ग्राम पंचायत भी हो सकता है, कई गांवों को मिला करके भी वो कम्युनिटी हो सकता है, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। गन्ना है मान लो, तो गन्ने के लिए एक इथेनॉल की छोटी सी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, ऐसा क्रेशर लगाया जा सकता है जहाँ पे गुड़ का उत्पादन हो रहा हो, ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन हो रहा हो। बी कीपिंग, कहीं पे उधर मधुमक्खी पालन की व्यवस्था हो सकती है, बी कीपिंग के वहाँ पे फार्म हाउस लगाए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकता है, किसानों के पास जमीन नहीं है तो आपस में मिल करके ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का अगर स्कोप है तो वो हो सकता है। कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पॉन्ड जो है, तालाब जो है, सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव सेक्टर में मनरेगा की मदद से स्थापित किए जा सकते हैं, वहाँ पे फिशिंग हो सकता है। तो इकोनॉमी का जो मॉडल जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, जितना ज़्यादा कस्टमाइज होगा, उतना ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था को फायदा होगा गाँव की। गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, गांव के लोग, माफ़ करना, बहुत सारे इसमें लेखपाल भी होंगे जो नाराज़ हो जाएंगे, है ना। कई लेखपाल हैं, मैसेज आता है हमारे टीम मेंबर्स को कि मैं लेखपाल हूँ, तो मैं सोचता हूँ तुम पढ़ने आए हो तो तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं तुम लेखपाल हो, तुम बोलो कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हर कोई बोलेगा कि मैं ही हूँ, मैं वो हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। भाई सारे ऑफिसर्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं, लेकिन आपकी पहली जो कैंडिडेचर है यहाँ पे वो ये है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में बता क्या रहा था, लेखपाल बिना पैसे लिए काम नहीं करता, ऐसे गांव वाले आरोप लगाते हैं। सारे लेखपाल ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। अगर उनको गवर्नेंस पता होगा कि भाई हमारा ये हक है, ऑनलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए, सिटीजन चार्टर के तहत ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, या कोई भी अधिकारी, लेखपाल तो एक नाम बता दिया, वो तो सबसे सोपान में निचले क्रम में आता है, वो कितना ही करप्शन करेगा, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं
अगर गवर्नेंस सिस्टम मजबूत हो जाए, ऑनलाइन सब कुछ हो जाए, सब कुछ ई गवर्नेंस के तहत, एम गवर्नेंस के तहत सब कुछ हो जाए, और उसकी लिटरेसी, जिसे हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं, वो भी गाँव तक पहुँच पाए, तो करप्शन कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, डिस्क्रिशन जो है अधिकारियों का वो कम हो जाएगा। जो पुलिस के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है कि पुलिसिंग बहुत खराब है, उनका डंडा कम चलेगा, बुद्धि ज़्यादा चलेगी, तो ये भी हो सकता है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ओपन डिफिकेशन होता था, अब तो चलो ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है, लेकिन अगर यहीं आप देखो जरा, एनवायरमेंट को लेकर के अगर एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जिससे लोगों को पता चले कि हम कार्बन एमिशन खेतों में कितना ज़्यादा करते हैं, पराली जलाते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, तो हो सकता है ऐसा ना करें। इसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो गाँव तक पहुँचें। जैसे कि मान लो पराली है, पराली जलाने से पोल्यूशन होता है, लेकिन अब पूसा ने जो डेवलप कर दिया केमिकल कि उस टैबलेट को घोल दो पानी में, उसके बाद उनका छिड़काव कर दो, डिकम्पोज हो जाएगा पराली। लेकिन ये टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो गांव तक अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड वो नहीं अपना पाएंगे। तो ये भी है। तो ये सब बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन आप लिख सकते हो, एसडीजी से इसको लिंक कर सकते हो। ठीक, मुझे लग रहा है कि इतना पर्याप्त होगा। श्रेय कुछ ऐड करना चाहो तो करो। नहीं सर, बस एक कमेंट चाहूंगा मैं। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बस अगर कोई ईमानदारी से ये भी कर रहा है, मतलब यस लिख सकता है इसमें कि मैंने सारे क्वेश्चन को सोचा है, वो यस लिख दो कमेंट में। जिन लोगों ने सोचा है कि हाँ सारे क्वेश्चन पे मैंने पेन उठा करके सोचा था, यस कर सकते हैं। हैंड रेज कर दें, हाथ उठा दें, यस काफी है। ठीक है, मतलब ये अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए है। ये प्रोसेस आप सोचिए, आप 3-4 महीने लगातार कर रहे हैं, आप हर जीएस के लिए कर रहे हैं, अप्रोचेस सेम है, आप समझ रहे हैं कि किस अप्रोच से कैसे कितने सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट आप आज ये पहली क्लास है, ये आज तो फाउंडेशन ले किया है, धीरे धीरे करके इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो यही इम्पैक्ट है इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का। बस इतना ही कमेंट है सर। सारे प्रश्न आज हम डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा समय हो रहा है और जनता उतनी धैर्यवान नहीं है। सुरभि, तुम्हारा कोई सवाल था? आई थिंक तुम पूछ लो, बाकी किसी का कोई सवाल होगा तो हम उस पर बात करेंगे। मेंटरशिप एक फ्रॉड है। मेंटरशिप पढ़ाई के साथ साथ होता है, अलग से नहीं होता है, अलग से सिर्फ होता है बकर। हाँ, तो पूछो एक एक करके सवाल। यस आस्क। श्रेय, तुम अपनी वीडियो ऑन कर लोगे तो ज़्यादा तुमसे लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। प्लीज ऑन योर वीडियो। नहीं ऑन है भाई, एक एक करके पूछो। अगर कोई इस सेशन से रिलेटेड या ओवरऑल कुछ हो तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। 12:01 हो रहे हैं, 7-8 मिनट में अपने सवाल खत्म कीजिए फास्ट। हाँ, शेड्यूल अनामिका, शेड्यूल फाइनल हो गया, पर अभी ड्राफ्ट आपके सामने भेज देंगे, चैनल पे मिल जाएगा। उस पर आपके प्रतिक्रिया आने के बाद उसको फाइनल कर देंगे। डेट बिना डाले हुए शेड्यूल आपको हम शेयर कर रहे हैं। और कोई कुछ सवाल? सुरभि, तुम कुछ पूछ रही थी। सर, एक क्वेश्चन ये था कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने YouTube पे एक मैम का वीडियो देखा था, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उन्होंने एक अप्रोच ये बताई थी कि जो भी क्वेश्चन हो उसमें हमें ना, जैसे हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5, उसी के अकॉर्डिंग अप्रोच यूज करनी चाहिए कि पहले उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताएं अगर कुछ है तो, और फिर उसका ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स जो भी है, फिर उसको इकोनॉमिक से रिलेट करें। तो ये वो वाला तो डिपेंड करेगा कौन सा श्रेय पेपर है, कौन सा टॉपिक है। ऐसे वो अप्रोच सब्जेक्ट तो फॉलो नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ना कि कौन सा पेपर है, कौन सा टॉपिक है ना। पहले ही क्वेश्चन में हमने यूज किया था स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी वाले में, उसमें हमने यूज किया था ना ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। हाँ, सारे सब्जेक्ट हर जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो एक अप्रोच होती है जो मैंने पहले क्वेश्चन में यूज। मुझे लग रहा है कि श्रेष्ठ सब मिलाकर के 7-8 अप्रोचेज होंगे। वो 7-8 अप्रोचेज अगर हम अक्रॉस द पेपर्स अगर हम प्रैक्टिस कर दे जहां जो एप्लीकेबल है, तो ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि कौन सा अप्रोच कौन से पेपर में कौन से टॉपिक में फिट बैठता है। हर जगह पेस्टल नहीं लगेगा, हर जगह स्टेक होल्डर नहीं लगेगा। हाँ, हर जगह आप सीधा सपाट क्वेश्चन की भाई सीधा उसके बारे में विशेषता बताए, उसकी लिमिटेशन बताइए, प्रयास बताए, वो भी नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी अप्रोचेज हैं वो सब मिला के 7-8 ही हैं। एक बार एक पूरा सेशन हो जाए सारे पेपर का तो अपने आप समझ जाओगे कि कौन सा अप्रोच कहाँ लगाना है। रटने जैसी चीज नहीं है। जो जीएस वाइज अप्रोच थी वो तो मतलब मैंने कहा कि हमने यूज की थी आज के सेशन में। आपने पहला क्वेश्चन अटेंड किया था, उसमें हमने लगाई थी ना कि ज्योग्राफी से रिलेटेड अप्रोच है, फिर सोसाइटी से रिलेटेड अप्रोच है, तो जीएस 1 हो गया। फिर गवर्नेंस से रिलेटेड अप्रोच थी, हेल्थ थी, एजुकेशन को उठाया था जो कि सोशल जस्टिस हो गया। फिर जीएस 3 में गए थे, इकोनॉमी था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एनवायरमेंट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी से
सर ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो मॉडल ऑफ टीचिंग है आपका या फिर जिस चैनल पर आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये इसी तरह से रहेगा या फिर ऑनलाइन जैसे क्लासेस होती हैं उस तरह से आदित्य, होगा? ये जो हम कर रहे हैं ये है क्वेश्चन पे डिस्कशन के लिए, ठीक है। पीवाईक्यू जो 2024 का स्पेशली है, 2024 का जो पेपर आया सिर्फ उसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। और अभी कुछ सेशन में मैं बैठूंगा, कुछ सेशन में श्रेय अकेले बैठेंगे, कुछ में मैं अकेले बैठूंगा। तो ये खाली 2024 की पीवाईक्यू के लिए है। बाकी जो क्लासेस होंगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी हर टॉपिक पे, वो डिजिटल बोर्ड पे या गूगल मीट के माध्यम से वो सेपरेटली होंगी, ठीक है। ऑफलाइन तो होगी नहीं, ऑनलाइन ही होंगी। ऑनलाइन में दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाया जाए पूरा फुल स्क्रीन, या तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए। तो हमारे पुराने वीडियोस देखो ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाई होती है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो बिना डिस्कस किए काम ही नहीं चल सकता। इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, तो बैठना पड़ेगा आमने सामने, ठीक। कुछ है इसमें दुविधा और? नहीं सर, थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर ये पहले वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ एक मतलब सवाल है कि जैसे मैम ने अभी पूछा था कि जो सपोज एक सवाल आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन पेपर 1 देन वी हैव टू बी मोर रिलेवेंट टुवर्ड्स द सोशल जो भी डायमेंशन है। अगर यही सवाल पेपर 2 में आ जाए तो कैन बी फोकस मोर ऑन गवर्नेंस और इस टाइप के पैटर्न पे, और 3 पे आ जाए तो मोर ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ऐसा कुछ वेरी कर सकता है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। उसने इंडियन सोसाइटी लिख रखा है तो आप सोसाइटी के डायमेंशन खोल रहे हो। अगर उसने सिर्फ इकोनॉमी लिख रहा होता तो आप इकोनॉमी के डायमेंशन खोल रहे होते कि भाई ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एफडीआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिजिकल फिजिकल जो स्ट्रेंथ उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो जीएस वाइज अप्रोच, वो क्वेश्चन वाइज अप्रोच होगा। और ग्लोबलाइजेशन जो डायरेक्ट टॉपिक दिया गया है वो पेपर 1 में दिया हुआ है, जीएस 1 में। तो ज्यादा वैसे तो हर पॉइंट कहीं ना कहीं लिंक होता है, रिलेट करता है, लोग यूज भी करते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। बट जीएस 3 में ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पर ज्यादा प्रभाव या इकोनॉमी के जो कंपोनेंट हैं उन पे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ा, उस तरीके के पीवाईक्यू है। तो अगर आप पीवाईक्यू ठीक से देखोगे, अभी पीवाईक्यू की जो सोच श्रृंखला है उसमें दिखाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल जीएस 3 में किस तरह से पूछा गया है। तो उस तरह से आपको आंसर करना है। सोसाइटी का कंपोनेंट जो है, जो बेसिक सोसाइटी है, वो अधिकतर जीएस 1 में पूछा जाएगा, या सोशल इशूज जो है जीएस 2 में, वहां पे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। जीएस 3 में मोर, अब कई बार एग्जामिनर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे पेपर सेटर तो बात अलग है। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इकोनॉमी पे कैसे होगा, ट्रेड पे कैसे होगा, इंडस्ट्री पे कैसे होगा, हमारे जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम, उस पर कैसे पड़ेगा, पॉलिसी पे कैसे पड़ेगा, ये सब सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। और जी एक वो बात और, जी इसमें जीएस3 में जब भी आएगा क्वेश्चन तो वो, और हमेशा यूपीपीएससी दिया है, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के लिए पूछता है। वो तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं गया था, फिर उसमें आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी दिखाना पड़ता है। तो वैसे करके पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन। नहीं, अगर उसने ये पूछ लिया कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, बट सवाल है पेपर 3 में, तो क्या सोसाइटी पे हमारे कुछ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है, रेमिटेंस बढ़े हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है एनआरआई एक कम्युनिटी, मिनट, पहले कुछ तो इस मैं टाइप से? पीवाईक्यू दिखा देता हूँ। जो जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हो इकोनॉमी के, शोध श्रृंखला हमारे पास है 2024 में, इसके लिए जो बनाई थी। सिर्फ 10 सेकंड दो, जस्ट टाइम ओपनिंग, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लेता। पहली चीज तो मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। पहली चीज तो क्या है ना, एक चीज समझो, तुम सिलेबस ना अगर अपनी आंखों के सामने चश्मे बद्दूर बिल्कुल तुम लगा के नहीं रखोगे तो आधी सफलता तुम्हारी वैसे ही संदिग्ध है। सिलेबस चिपका के रखो, आंखों के सामने होना चाहिए। हनुमान जी की फोटो थोड़ी साइड में कर देना चलेगा, माफ करना हनुमान जी, और बाकी लोग भी, आस्तिक लोग भी। हनुमान जी की फोटो थोड़ी साइड में चलेगी। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे, मुकदमा मत कर देना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा सनातन और भारतीय संस्कृति का यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आप ये लिवरेज ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं। वैसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो कर्म ही धर्म है, हमारे यहाँ कहा गया है, बुरा मत मानना। तो सिलेबस सामने होना चाहिए, सिलेबस सामने होना चाहिए। तो ये सवाल तुम करते ही नहीं, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ तुम्हारे संतोष के लिए। ये 2024 का जो 24 में हमने बनाया था 18 से 23 तक यूपीपीसीएस मेंस की जो शोध श्रृंखला है जीएस 3 की, इसमें हम दिखाएंगे। इन्होंने भी सवाल पूछा है एक मित्र ने कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का सवाल पूछा जाता है जीएस 3 में। तो देखो भैया, ये है आपका सिलेबस, ठीक। आप सिलेबस में इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। तुमको समझ में आ रहा है? ये सिलेबस में लिखा हुआ है, और इस पे सवाल कैसा पूछा गया है वो भी दिखा देता हूँ। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ऑन इंडियन इकोनॉमी। कैसे सवाल पूछा है? पहला सवाल,
यूपी पीसीएस साल 2018, भारत में औद्योगिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। मैंने कहा था ना, इंडस्ट्री पर, ट्रेड पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी पे ऐसे सवाल पूछेगा। इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, 2020 में सवाल। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली विमेन एम्प्लॉयमेंट। विमेन पे नहीं, विमेन एम्प्लॉयमेंट पे, विमेन पे सवाल पूछेगा GS1 के सोसाइटी में, या GS2 के सोशल इश्यूज में कहीं लिंक कर सकता है कुछ, शायद नहीं करेगा क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है। इक्वलिटी ऑफ इनकम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, 2021 में सवाल। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया, 22 में सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, विशेषतः विदेशी व्यापार, पूंजी प्रवाह, ठीक है, इकोनॉमिक रेमिटेंसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब। यूपीएससी में भी सवाल वही पूछा है। तो कहना क्या है इससे, अब क्या है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये दिखाना बहुत जरूरी था। नहीं तो तुम सवाल पूछते रहते, हम तुमको 1 घंटे जवाब देते रहते और तुम संतुष्ट नहीं होते, ना हमें ही संतोष आता। अब समझ में आ गया तुमको कि सवाल कैसे बनेगा? यस सर, थैंक यू। तो ये अब जी सर, कुछ लोग thank है ना कि 2 मिनट में मैगी वाला कल्चर जो है श्रेय, उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने PDF, आजकल चैट जीपीटी जब से आ गया है, चैट जीपीटी को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, यही बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बंदर के हाथ में उस्तरा है वो, कि चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला, उसका आंसर निकाला और मुंह उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे लो धड़ाधड़। अरे भाई, श्रेय को इसमें लग गए महीने भर इसी काम को, मैगी कल्चर एक कीवर्ड डालना श्रेय कहीं भी एग्जाम्पल में ठीक है, तो इस पे लग गए डेवलप करने में महीने भर। क्यों? क्योंकि भाई जो सवाल पूछा है किस टॉपिक का, किस सिलेबस से, किस तरह से लिंकेज है, इसके लिए PYQ की एनालिसिस चाहिए, इसके लिए आपको विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। मल्टीपल मेंस लिखने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद में जो समझ पैदा होती है, अब श्रेय ही जितने श्रेय के मार्क्स हैं उतने पे न मालूम कितने लोग IAS होंगे, ठीक है, तो वो छोड़ दो, तो योग्यता की बात ही छोड़ दो तुम। कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसको आत्मसात कर लो, रट डालो, और उसके बाद में उसको इंटरलिंकेजेस उसका एस्टेब्लिश करो। और वो तब होगा जब PYQ पे एनालिसिस करोगे, जब हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, लिखोगे। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के साथ में मेंस की जो शोध श्रृंखला है, उसमें जितने PYQ हैं, क्यों पूछा गया, कहाँ पूछा गया, क्या कारण था, आने वाले समय में क्या पूछा जा सकता है, उस पर भी बात होगी। फिर जाकर के हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पिछली बार पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था, इस बार पहले पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमको जब तक ये नहीं पता होगा जाना कहाँ है, तब तक हम चलना शुरू कर देंगे। तुम्हारे मन में, तुम वैसे तो हो नहीं, ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुमको मंजिल कहाँ है वही दिखता है। तो पहले बता देंगे ऐसे 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 जाना है, रास्ते में ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, करते रहो इमेजिन फिर तुम। ठीक, आशीष, क्या मुख्य सवाल है? 96% सही वेब पे तो तुम ये दूसरों को चिढ़ा रहे हो, जो बच्चे बेचारे 86 है, हाँ, इसीलिए तो गाली गलौज चल रही थी अभी चैट में कि तू सयाना समझता है, हीरो समझता है क्या? तो ये डिस्कशन बहुत गलत डायरेक्शन जा रहा है। आप सब बताएंगे कि किसके कितने सही हुए हैं प्रीलिम में। इस पे मेरा एक ही जवाब है कि अगर तुम 10 क्वेश्चन ही खाली सही करके आए हो तो तुमको देना पड़ेगा, मेन से नहीं देना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियस मत हुआ करो। 10 भी क्वेश्चन करके आए हो तो भी देना पड़ेगा, मेंस नहीं देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे कल दोगे, कल नहीं दोगे परसों दोगे। तो बेहतर होगा प्रीलिम और मेंस इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ो। इंद्रधनुष वही है, अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला, वहाँ पे प्रीलिम है, मेंस है, आंसर राइटिंग है, डिस्कशन है, सब कुछ है, ठीक है, अंडर वन रूफ, सिंगल विंडो सिस्टम है। फिर भी सर एक प्रेडिक्शन नहीं बोल सकता मैं, जो मेरा सच नहीं है। कहते हैं ना वो, आगे कहते हैं मौन भी एक अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच। जो मेरा सच नहीं है मैं कैसे कह दूं? मैंने कोई एनालिसिस नहीं की कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं नहीं कह सकता। मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं, नहीं मेरा एक्सपर्टीज है इस पे। भागीरथ शुरू ही है देव, भागीरथ शुरू ही है, ये शुरू ही है। इंद्रधनुष भागीरथ चल ही रहा है। ये क्या, ये पढ़ा नहीं रहे हैं क्या? ये पूरे दिन की मेहनत, महीनों की मेहनत ला करके तुम्हारे सामने हाजिर कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं क्या? अब पूरा जो सिलेबस उसके हिसाब से एक एक टॉपिक पे लेक्चर लेना, वो बात की बात है, क्योंकि लेक्चर तो एक बार पूरा खत्म कर दिया है। अब लेक्चर फिर से शुरू करेंगे। इंद्रधनुष स्टार्ट हो गया आज से, मेंस प्रीलिम के भी लेक्चर आपके कोर्स में है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक सेशन कर लेंगे कैसे यूज करना है। और भाई एक टॉपिक उठा करके उस पर क्या भाषण देना शुरू कर दूं, कंटेंट आपको फेंकना शुरू कर दूं? कैपेसिटी बिल्डिंग नाम की चीज है, तुमको पता ही नहीं सिलेबस। तुम सोसाइटी को ढूंढ रहे हो, उसका महिलाओं पर इम्पैक्ट, बुजुर्गों पर इम्पैक्ट ढूंढ रहे हो GS3 में,
तो पहले जरूरी है तुमको बताऊं बुजुर्गों पर इम्पैक्ट उधर नहीं पूछ रहा है, इधर पूछ रहा है, GS1 में पूछ रहा है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? सर बहुत भाषण देना पड़ता है, ये वाला रोल बहुत निभाना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, और भी कम है जमाने में पढ़ाने के सिवा बहुत चीजें हैं। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? कोई सवाल किसी का नहीं है? ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके, ये शुरू ही है अब से क्लास। तो चलो भैया, ड्राफ्ट शेड्यूल भेज देंगे, अगले सेशन में मिलते हैं। श्रेय, कल मैं निबंध कर रहा हूँ, न्यू विमेन सोसाइटी तुम्हारा मजबूत पक्ष है, बताना मुझे न्यू विमेन क्या है। ठीक है, चलो टेक केयर। कुछ किसी का सवाल है कोई क्या?